कहाँ तक हुआ था कल? 2 रेशियो दिए रहते हैं, वो हो गए ना, 2 अनुपात देगा, उस वैरायटी के क्वेश्चंस हो गए हैं। कल लास्ट में जो बता रहा था कि जैसे 7/13 अगर निकाल लिए तो कितना बचेगा, 6/13। याद है ना ये? कल ऐसे प्रश्न करा रहा था मैं लास्ट में, कुछ पॉइंट्स समझाया था, प्रश्न तो आज करने हैं उसमें। इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स आपको समझाया था मैं, जैसे विद्यार्थियों में से अगर मैं बोलूं 1/3 लड़के हैं, 1/3 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 2/3। ऐसा कुछ बता रहा था। 1/3 अगर निकाले तो बचेगा कितना, 2/3। समझ आ रहा है कैसे ये हो रहा है? तो ये भी समझाया था मैं आपको कि 1/3 अगर निकाल दिए तो बचेगा कितना, 2/3। 1/3 तो रिमेनिंग कितना, 2/3। दोनों का टोटल 1 होना चाहिए, समझा रहा था कल मैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि एग्जाम्पल के लिए कि 2/5 अगर लड़के हैं, विद्यार्थियों में 2/5 अगर लड़के हैं और रिमेनिंग लड़कियां, लड़कियां कितनी होंगी, 3/5। 3/5 होंगी लड़कियां। समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूं 7/10 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 3/10 ये होंगी लड़कियां। इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन लिखना आना चाहिए। क्या किया करो, दोनों का डिफरेंस ले लिया करो 2, तो 2/3। दोनों का डिफरेंस 3, 3/5। दोनों का डिफरेंस 3, 3/10। जैसे मैं बोल दूं अगर आपको एग्जाम्पल के लिए कि मान लो 5/12 लड़के हैं, 5/12 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी बोलो, दोनों का डिफरेंस कितना, 7, 7/12 होंगी लड़कियां। ये लास्ट में कल समझा रहा था। तो आप दोनों का डिफरेंस लिया करो, 3 और 1 का डिफरेंस 2, तो 2/3। 5 और 2 का डिफरेंस 3, तो 3/5। 10 और 7 का डिफरेंस 3, तो 3/10। 12 और 5 का डिफरेंस 7, तो 7/12। याद है ये पूरा? कहां से आया था, समझाया था, याद आ रहा है ना? जैसे मैं बोलूं कि विद्यार्थियों में अगर 60% लड़के हैं, विद्यार्थियों में अगर 60% लड़के हैं तो आप बोलेंगे लड़कियां कितनी होंगी फिर, 40%। क्योंकि कोई भी डेटा गणित में अपने आप में क्या होता है, 100%। कोई भी डेटा गणित में अपने आप में 100% होता है। तो अगर मैं बोला विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं तो आप बोलेंगे लड़कियां कितनी हैं, 40%। अब इसी 60% को आप क्या लिख सकते हो बोलो, 3/5 लिख सकते हो ना। 60% का मतलब ही क्या होता है, 3/5। और 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। दोनों का टोटल कितना, 100%। और 100% का मतलब देखा जाए तो वैल्यू कितना, 1। और देख सकते हैं या तो आप 60%, 40% बोलो तो टोटल कितना बैठेगा, 100%। या तो आप 3/5 और 2/5 बोलो तो टोटल कितना बैठेगा, 1 बैठेगा। तो अगर मैं बोला 60% लड़के तो आप बोलेंगे लड़कियां 40%। अब उसी को मैं बोला कि 3/5 लड़के तो आप बोलेंगे लड़कियां कितनी, 2/5। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस? या तो ऐसा डेटा रहेगा आगे जाके प्रतिशत के चैप्टर में, ऐसा डेटा रहेगा कि 60% लड़के तो लड़कियां 40%। अब उसी को फ्रैक्शन में बोल रहा हूं मैं, 3/5 लड़के तो लड़कियां कितनी, 2/5। दोनों का टोटल 1 होना चाहिए, दोनों का टोटल जो है ये 1 होना चाहिए। तो आप सीधे दोनों का डिफरेंस लिया करो, 2/3 लिख दो। दोनों का डिफरेंस 3, 3/5। दोनों का डिफरेंस 3, 3/10। दोनों का डिफरेंस 7, 7/12 बन जाएगा। अब इस पे आधारित 3-4 प्रश्न करने हैं, अच्छे प्रश्न हैं। तरीके बताऊंगा, 2-2 तरीके की। नोन डेटा लेके बनाएंगे तो कैसे चलेगा काम, और अननोन डेटा लेके बनाएंगे तो काम कैसे चलेगा। ये दोनों काम सीखने हैं अपन को। नोन डेटा से भी बनेगा, अननोन डेटा से भी बनेगा। चलो क्वेश्चन लिखो उसमें। आय और व्यय पर प्रश्न आगे जाके करेंगे, सिक्कों पर प्रश्न आगे जाके करेंगे। थोड़े अच्छे प्रश्न जो हैं, थोड़े अलग वैरायटी के प्रश्न जो है वो पहले करवा रहा हूं मैं। देखिए, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 पुरुष कर्मचारी,
एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 पुरुष कर्मचारी, 5/8 पुरुष कर्मचारी और शेष महिला कर्मचारी हैं, और शेष महिला कर्मचारी हैं, और शेष महिला कर्मचारी हैं। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 पुरुष कर्मचारी और शेष महिला कर्मचारी हैं। पुरुष कर्मचारियों की संख्या का, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी तथा महिला कर्मचारियों का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं, तथा महिला कर्मचारियों का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं, तथा महिला कर्मचारियों का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं। तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का, तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का, तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है? तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है? तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है? तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है? वापस से प्रश्न को बोल रहा हूं। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 पुरुष कर्मचारी, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 पुरुष कर्मचारी और शेष महिला कर्मचारी हैं, और शेष महिला कर्मचारी हैं। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 पुरुष कर्मचारी और शेष महिला कर्मचारी हैं। पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी और महिला कर्मचारियों की संख्या का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं, और महिला कर्मचारियों की संख्या का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं। तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है? कितना? तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है? सोचिए। अच्छा प्रश्न है। इस वैरायटी के 2 प्रश्न और कराऊंगा, तरीके बहुत सारे बताऊंगा, बहुत सारी बातचीत करूंगा, केवल इस प्रश्न का उत्तर तक सीमित नहीं रहना है, और भी बहुत सारे प्रश्न करने हैं। तो पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए आपको। एक बार खुद से थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है। 5/8, 5/8 ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया। ट्राई करिए, बताऊंगा मैं। यहां पे तो डेटा आसान है तो काम बहुत जल्दी चल जाएगा। यहां पर तो डेटा बहुत आसान है। क्वेश्चन को लिख लीजिए, जल्दी से बोल रहा हूं। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 पुरुष कर्मचारी और शेष महिला कर्मचारी हैं, और शेष महिला कर्मचारी हैं। पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 2/5 नॉन टेक्निकल कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं, और महिला कर्मचारियों का 2/3 टेक्निकल कर्मचारी हैं। तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है? तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है? तो सभी टेक्निकल कर्मचारियों का कुल कर्मचारियों से अनुपात क्या है? निकाले क्या? 5/8 आ रहा है। 5/8 क्या किए हो, क्या मान के बनाए हो? टोटल कर्मचारी कितना माने हैं? कुछ माने हैं क्या? टोटल कर्मचारी आप क्या किए हो?
5 आ गया। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक बोल रहे हैं। और आप क्या किए हैं? सेम मतलब किसका वाला? चलो ध्यान दो, यहां पर तो खैर रेशियो पूछा है, तो आपको पहले भी बताया हूं मैं, ध्यान से समझो, छोड़ दीजिए अब, ध्यान से समझिए। ऑनलाइन में जितने लोगों का बन गया ठीक है, बाकी समझिए, क्योंकि इसके बाद 2 प्रश्न दूंगा, दोनों आपसे बनने चाहिए। फिर 5/8 ठीक है। जिनका आ रहा है नम्रता, तिलक, देवेंद्र, चंद्र प्रभु, चित्रानी, राधिका, ठीक है। जिनका आ गया ठीक है, 5/8 आएगा। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था, डेटा बहुत सिंपल सा था। कुल कर्मचारी को 8 मानते तो खत्म होते जाता क्वेश्चन, लेकिन हर बार ऐसा कुल कर्मचारी को तुरंत ऐसा कुछ भी मान लेने से उत्तर नहीं आने वाला। उससे पहले यह समझो कि प्रश्न का डिमांड जो है, टोटल क्या माने वही तो खेल है यहां पर, उसी को समझना है। देखो, प्रश्न आपसे पूछ रहा है रेशियो, तो मैंने पहले भी बोला है कि रेशियो में या परसेंटेज में सामने वाला अगर आंसर डिमांड करेगा, कल भी बोल रहा था इस बात को, कि रेशियो में या परसेंटेज में अगर सामने वाला आंसर का डिमांड करता है अपन से, रेशियो में करे या परसेंटेज में करे, दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में अपन से उत्तर जानना चाहे, प्रारंभिक मान को, मतलब इनिशियल डेटा को एक्स वाई जेड ये सब तो मानना ही नहीं, अननोन डेटा तो मानना ही मत, इनिशियल डेटा को। रेशियो में और परसेंटेज में सामने वाला जब जब अपन से डिमांड करेगा उत्तर का, तो आप इनिशियल डेटा को जो आप मानने वाले हो, उसको आप एक्स वाई जेड कहने का मतलब अननोन मत लेना, हमेशा क्या लेना, नोन लेना। क्योंकि अननोन लोगे तो भी उत्तर वही आएगा, नोन लोगे तो भी उत्तर वही आएगा। क्योंकि रेशियो में आपसे प्रश्न पूछ रहा है या परसेंटेज में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो लास्ट में कट पीट होकर के उत्तर हर बार सेम आएगा। तो पहला सजेशन तो मेरा ये रहेगा, मैं भी अननोन लेके भी बनाऊंगा, तो मेरा पहला सजेशन तो ये रहेगा कि आप रेशियो में और परसेंटेज में, इनमें से किसी में भी प्रश्न का उत्तर डिमांड करेगा, तो आप इनिशियल डेटा को हमेशा क्या लेना, नोन। नोन लेने का मतलब अचर राशि, 1 2 3 4 10 20 100 इस प्रकार का डेटा लेंगे, नोन डेटा लेना, इनिशियल डेटा को हमेशा नोन लेना। अब ये प्रश्न तो बहुत आसान था, यहां पे कुल कर्मचारी को आप 8 लेते तो काम चल जाता, कुल कर्मचारियों की संख्या को आप 8 लेते तो काम चल जाता। क्यों चल जाता, ध्यान से समझना। जैसे बोला क्या है, देखो, कुल कर्मचारियों की संख्या का 5/8 क्या है, पुरुष, 5/8 है पुरुष, तो ऑब्वियस सी बात है महिलाएं कितनी होंगी, 3/8, महिलाएं हो जाएंगी 3/8। अच्छा, अपन को पूछा क्या है, अपन को पूछा है टोटल टेक्निकल कर्मचारी का, टोटल टेक्निकल कर्मचारी का ओवरऑल टोटल कर्मचारियों से क्या पूछा है, रेशियो, यही पूछा है। मतलब ऊपर में क्या चाहिए, टोटल टेक्निकल कर्मचारी, और नीचे में ओवरऑल सारे के सारे कर्मचारी मेरे को चाहिए। अब कुल कर्मचारियों का 5/8 क्या है, पुरुष, 3/8 क्या हो जाएगा, महिला। अब ये पुरुष अपने आप में क्या है, 100% है भाई, टोटल कर्मचारी अपने आप में 100% रहे होंगे, उसमें पुरुष हैं और क्या है, महिलाएं। अब पुरुष अपने आप में क्या है, 100%, महिलाएं अपने आप में क्या है, 100%। अब बोल क्या रहा है, पुरुषों में से 2/5 क्या है, नॉन टेक्निकल, बोला है ना, पुरुषों में 2/5 नॉन टेक्निकल, तो मैं सीधे टेक्निकल चाहिए तो 3/5 क्या लिखूंगा, टेक्निकल। अरे 2/5 अगर नॉन टेक्निकल है तो मुझे तो टेक्निकल का डेटा चाहिए ना, तो मैं सीधे टेक्निकल पे फोकस करूंगा, नॉन टेक्निकल पे फोकस नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे ऊपर में क्या चाहिए, टोटल टेक्निकल कर्मचारी चाहिए। तो ऊपर में मुझे टोटल टेक्निकल कर्मचारी चाहिए, तो मैं सीधे टेक्निकल कर्मचारी पे फोकस करूंगा। आपको प्रश्न में दिया है कि पुरुष कर्मचारी का 2/5, पुरुष कर्मचारी जितने हैं ये अपने आप में 100% है, मतलब 1 है,
इसका 2/5 क्या है, नॉन टेक्निकल। तो मैं सीधे बोलूंगा कि 2/5 अगर नॉन टेक्निकल तो 3/5 क्या होंगे, टेक्निकल। तो मुझे टेक्निकल पे ही फोकस करना है, तो मैं सीधे बोला पुरुष कर्मचारियों का 3/5 क्या है, टेक्निकल। महिला कर्मचारियों का बोला है, महिला कर्मचारियों का 2/3 सीधे सीधे क्या बोला है, टेक्निकल। महिला कर्मचारियों का 2/3 सीधे सीधे टेक्निकल बोला है आपको। इसके बाद आपको बोला टोटल टेक्निकल कर्मचारी ऊपर लिखिए और नीचे क्या लिखिए, टोटल कर्मचारी लिखिए और बताइए कितना आ रहा है। अब यहां पर बात यह उठती है कि सर इनिशियल डेटा को क्या लें, जो लेना है बोलो, उत्तर तो सब में आएगा। लेकिन मैं बोल रहा कि फिलहाल तो रेशियो में या परसेंटेज में सामने वाला आंसर डिमांड कर रहा है, तो रेशियो में या परसेंटेज में सामने वाला आंसर डिमांड करेगा तो आपको इनिशियल डेटा को नोन लेने में फायदा है, कट पिट करने में आसानी होगी। अब क्या ले सर जिससे कि आगे का पूरा जो पिक्चर है वो बहुत आसान हो जाए अपने लिए, क्या ले, ये भी तो समस्या है। तो यहां पर तो तुरंत आप बोलते ना कि सर कि यहां पर ऐसा डेटा लो जो इस 8 से क्या हो जाए, कट जाए। तो आप बोले सर 8 ले लो, इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आपने कितना ले लिया, 8 ले लिया। अब आप क्या बोले, 8 का 5/8, तो 8 का 5/8 यानी कितने पुरुष हो गए, 5 हो गए। 8 का 3/8 यानी कितनी महिलाएं हो गई, 3। मतलब 8 कर्मचारियों में 5 पुरुष और महिलाएं कितनी, 3। इत्तेफाक ये भी हुआ कि पुरुषों में से 3/5 क्या है, टेक्निकल। तो पुरुष कितने हैं, 5। 5 का 3/5 यानी कितना आ गया, 3। 3 पुरुष क्या है, टेक्निकल। 5 पुरुषों में से 3 पुरुष क्या है, टेक्निकल। महिलाएं कितनी है, 3। इत्तेफाक से क्या हुआ, इसका 2/3 करना था तो ये 3 से 3 कटा। महिलाओं में 2 महिलाएं क्या है, टेक्निकल। तो टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने हो गए, 3 + 2, और कुल कर्मचारी कितने हैं, 8। तो उत्तर आ गया 5/8। बहुत आराम से ये प्रश्न सॉल्व होता गया। इत्तेफाक से मैंने 8 लिया था, बहुत ज्यादा सोच विचार मैंने नहीं किया, मैंने इत्तेफाक से बस 8 ले लिया था। मैं 8 किस बेसिस पे लिया था कि ये 5/8 करूंगा तो सर 8 से 8 कट जाएगा, 3/8 करूंगा सर तो 8 से 8 कट जाएगा। इस बेसिस पे मैंने बस कुल कर्मचारियों की संख्या को क्या मान लिया, 8 मान लिया। समस्या बताऊंगा, हर प्रश्न में ऐसा नहीं चलने वाला। तो अपन सेफ साइड खेलेंगे। तो अपन ने कुल कर्मचारियों की संख्या को क्या ले लिया, 8। इत्तेफाक से 8 लिया है मैंने, बस ये वाले 8 को देखा कि सर आगे जाके कुल कर्मचारियों का 5/8 करना पड़ेगा, तो इस 8 से ये 8 कट जाएगा। 3/8 करना पड़ेगा तो इस 8 से 8 कट जाएगा। बस इसी बेसिस पे मैंने कुल कर्मचारी को कितना ले लिया, 8। अब हुआ क्या, वो किस्मत था कि कुल कर्मचारी को मैंने 8 लिया और आगे का डेटा ऐसा था कि फटाफट सेटलमेंट होता गया। तो 8 का 5/8 यानी कितने पुरुष हैं, 5। महिलाएं कितनी होंगी, 3। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 8 कर्मचारियों में 5 पुरुष, तो रिमेनिंग कितना, 3। अब पुरुषों का 3/5 क्या है, टेक्निकल। मुझे टेक्निकल चाहिए था, तो पुरुषों का 3/5 टेक्निकल है, तो पुरुष कितने हैं, 5। 5 का 3/5 यानी कितने टेक्निकल पुरुष हैं, 3। होंगे ना यार, अरे पुरुष 5 हैं। अब पुरुषों में 2 टाइप के पुरुष हैं, टेक्निकल पुरुष और नॉन टेक्निकल पुरुष। मेरे को टेक्निकल पुरुष चाहिए, तो आपको डेटा दिया था नॉन टेक्निकल का, वहीं से मैंने टेक्निकल निकाल लिया। तो पुरुषों का 3/5 टेक्निकल। अब पुरुष है 5, 5 का 3/5, तो 5 का 3/5 कितना हो गया, 3। इसका मतलब कितने टेक्निकल पुरुष हैं, 3 टेक्निकल पुरुष हैं। महिलाओं का 2/3 टेक्निकल, तो महिलाएं कितनी है, 3। 3 का 2/3, तो 3 से 3 कटा, कितनी महिलाएं टेक्निकल, 2। टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने, 5, और कुल कर्मचारी कितने, 8। 5/8 हो गया उत्तर। ये समझ आए कि नहीं जो बोर्ड में लिखा है। अरे जैसे अपन करते हैं ना कि 100 स्टूडेंट्स हैं, अब इसमें मैं बोला 60% लड़के हैं, मान लो 60% लड़के हैं, तो लड़के हैं कितने, तो आप क्या करते हैं, 100 का 60%, ऐसा करते हो ना। 100 का 60% कितना आता है, 60। अब उसी 60% को मैं 60% ना बोल करके क्या बोल दूंगा, देखना, 3/5। मैं बोला 100 विद्यार्थी हैं जिसमें से 3/5 क्या है, लड़के। तो 100 का 3/5 करो, तो 100 का 3/5 भी कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो 60% ना बोल के, फ्रैक्शन अनुपात का चैप्टर है तो फ्रैक्शन में काम चल रहा है अपना। 60% ना बोल के वो 3/5 बोल दे रहा है, तो 3/5, 100 का 3/5 चिपकाएंगे तो क्या आएगा, 60। वही सब काम तो कर रहा हूं मैं। तो मैं कुल कर्मचारी कितना लिया, कुल कर्मचारी में 8 लिया। अभी बताऊंगा कि अपन को कुल कर्मचारी कैसे सोचना है। यहां पे तो इत्तेफाक से अपना लग गया, हर जगह पे लगेगा नहीं। तो मैं कुल कर्मचारी को कितना लिया, 8 लिया। ये समझ आ रहा है। ये सब तो अपन जानते हैं कि 100 में 60% अगर लड़के हैं तो 60% यानी 60/100। 60% का मतलब क्या होता है, 60/100। तो क्या करते हैं, 100 का 60% कितना आ जाएगा, 60।
अब मैं बोला ये 60% ऐसा ना दे करके मैं बोला कि विद्यार्थियों में से 3/5 लड़के हैं, 60% को ही मैं 3/5 के टर्म में दे दिया, तो 100 का 3/5 कितना आया? 60। वही चीज यहां पर हो रही है। तो कुल कर्मचारी को मैं 8 लिया, कुल कर्मचारियों का 5/8 पुरुष है, तो कुल कर्मचारी 8, 8 का 5/8 किया तो 5 पुरुष, और 5/8 अगर पुरुष तो 3/8 महिलाएं, तो महिलाएं कितनी? 3। अब पुरुष कर्मचारियों में 3/5 टेक्निकल हैं, बोला था 2/5 नॉन टेक्निकल, तो यहां से आपने बोला 3/5 टेक्निकल, तो पुरुषों का 3/5 टेक्निकल, तो पुरुषों का, पुरुष कितने? 5, 5 का 3/5 टेक्निकल, कितने टेक्निकल पुरुष हैं? 3। महिलाओं का 2/3 टेक्निकल, तो महिलाएं कितनी? 3, 3 का 2/3 टेक्निकल, यानी कितनी महिलाएं टेक्निकल हैं? 2। टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने? 5, और कुल कर्मचारी कितने? 8। नोट किए इसको। अब समस्या समझना क्या आ सकती है। अरे इसको कितने बार समझा रहे हो भाई, प्रश्न में दिया है वो डेटा, और बार बार यहां लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखा करो यार। हर एक पॉइंट को 4 बार समझा रहा हूं, मुझे पता है कि ये कहां से आया, बाद में पूछोगे ही, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं यार, थोड़ा सा ध्यान तो दिया करो कि 2/5 बोला था नॉन टेक्निकल, पुरुष जितने हैं उसका 2/5 नॉन टेक्निकल हैं। अब ये पहले ही समझा दिया था, इसमें जो जरूरत लग रही है इसको पहले ही समझाया था ये सब चीजों को, कि आगे जाके फंसे ना आप वहां पे। मूल चीज जो मेरे को समझानी है बस उसी को समझा पाऊं, बाकी ये सब में आप ना उलझें, इसीलिए पहले बताया था इसको। 2/5 नॉन टेक्निकल, तो टेक्निकल कितने होंगे? 3/5। दो टाइप के पुरुष हैं, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। तो अगर मैं बोला 2/5 नॉन टेक्निकल, तो 3/5 क्या होंगे? टेक्निकल। टेक्निकल ही क्यों लिखे? क्योंकि डिमांड ही टेक्निकल का था मेरे को ऊपर में, और महिला वाला का तो दिया है ना, महिलाओं में 2/3 दिया है, क्या है? टेक्निकल। तो टेक्निकल पुरुष कितने? 3, टेक्निकल महिलाएं कितनी? 2। टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने? 5, और कुल कर्मचारी कितने? 8। अब समस्या समझना, हर जगह पे ऐसा सेटलमेंट नहीं होगा कि बस इसको देखिए और मान लिए, हर जगह पे ऐसा सेटलमेंट नहीं होने वाला कि आप बस इसको देखिए कि 5/8 में नीचे 8 है, 3/8 में नीचे 8 है, तो 8 मान लो। हर जगह पे ऐसा सेटलमेंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ध्यान से समझना, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब दिक्कत क्या होगी, ध्यान से समझना। जैसे मैं बोला कि 5/8 क्या है? पुरुष, और 3/8 क्या है? महिलाएं। लेकिन आगे जाके मैं बोल दिया कि पुरुष कर्मचारियों का 3/7 टेक्निकल है, मान लो ऐसा बोल दिया, मान लो ऐसा बोल दिया, समझ आ रहा है? 4/7 रहे होंगे नॉन टेक्निकल, मान लो ऐसा बोल दिया प्रश्न में, वो तो डेटा मेरे को चेंज करने के ऊपर है। मैं बोल दिया पुरुष कर्मचारियों का 4/7 रहे होंगे नॉन टेक्निकल, इसका मतलब टेक्निकल कितने रहे होंगे? 3/7। टेक्निकल कितने रहे होंगे? 3/7। ऐसा डेटा मान लो आगे जाके आ गया कि पुरुष कर्मचारियों का 4/7 क्या है? नॉन टेक्निकल, तो आप बोले टेक्निकल कितने? 3/7। तो पुरुष कर्मचारी कितने निकाले आप? 5। अब 5 का क्या करना पड़ेगा? 3/7। अब 5 का 3/7 किया तो मामला फंस गया, देखो फ्रैक्शन का लफड़ा चालू हो गया। फिर समझ आ रहा है? यहां तक तो सेटलमेंट ठीक था, क्योंकि 8 का 5/8 किया तो 8 से 8 कट गया, 8 का 3/8 किया तो 8 से 8 कट गया, तो पुरुष कितने मिले अपन को? 5। लेकिन आगे जाके जब मेरे को 5 का 3/7 करना पड़ा तो मामला फंस गया। देखिए 5 का 3/7 करना पड़ा तो मामला फंस गया। अब ये 5 जो है 7 से कटेगा नहीं, तो ये मामला फंस जा रहा है। इससे पहले फायदा क्या हुआ? 5 का मेरे को 3/5 करना था, इत्तेफाक से 5 और 5 मिल गए, कट गया। यहां पर भी 3 का 2/3 करना था, 3 और 3 मिल गए, कट गया। लेकिन हर जगह पे ऐसा थोड़ी बैठेगा सही सही, यहां पर बैठ जा रहा है बस। वही तो समझा रहा हूं मैं, पुरुषों का 3/7 बोल दिया टेक्निकल है, मान लो महिलाओं का बोल दिया, एग्जाम्पल के लिए महिलाओं का बोल दिया 2/5, मान लो बोल दिया महिलाओं का 2/5 क्या है? टेक्निकल है। अब पुरुष कितने आए? 5। 5 का 3/7 करने बैठोगे तो मामला फंस गया। महिलाएं कितनी आई? 3। 3 का 2/5 करने बैठोगे तो मामला तो फंस जा रहा है ये, क्योंकि ये कटेगा नहीं, फ्रैक्शन का लफड़ा चालू हो गया। अब इस फ्रैक्शन के लफड़े को आगे लेके चलेंगे तो ये और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, फिर इतना लेंदी हो जाएगा कि आप छोड़ देंगे क्वेश्चन को। समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहा हूं?
यहां पर तो डेटा ऐसा था कि 8 का पहले 5/8 किया, 8 कटा, 8 का 3/8 किया, 8 कटा। चलो ये तो अपन ने सोचा ही था कि इससे कटे, वो डेटा अपन ने लिया था, इसीलिए 8 कटना तय था, 8 कटना तय था। पुरुष 5 महिलाएं 3। आगे जाके फायदा ये भी हुआ कि पुरुषों का 3/5 टेक्निकल, तो इससे फायदा ये हुआ 5 और 5 भी कट गया, 3 पुरुष टेक्निकल। महिलाओं का 2/3 टेक्निकल, तो 3 और 3 कट गया, तो महिलाएं टेक्निकल कितनी, 2। ये तो एकदम सपाट चले गया। ये 5 आया और बाजू में 3/5 ही लिखना पड़ा, ये 3 आया और बाजू में 2/3 ही लिखना पड़ा, तो आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये कट गया और ये भी कट गया। लेकिन हर जगह पे ऐसा सेटलमेंट नहीं भिड़ेगा, तो आपको कैसे मानना है डेटा वो समझो। सेटलमेंट क्यों नहीं भिड़ेगा, तो वो समझा रहा था कि पुरुष चलो 5, महिलाएं 3, लेकिन आगे जाके मेरे को 5 का 3/7 करना पड़ गया। मैं बोला 4/7 नॉन टेक्निकल, तो 3/7 टेक्निकल। अब मेरे को 5 का 3/7 करना पड़ गया, तो कैसे करूंगा। मेरे को 3 का 2/5 करना पड़ गया, तो कैसे करूंगा। ये तो फिर लफड़ा चालू हो जाएगा फ्रैक्शन का। तो कैसे बचा जाए, हर प्रश्न के लिए कैसे बचा जाए। यहां पर तो इत्तेफाक से ऐसा सेटलमेंट हो गया, लेकिन हर प्रश्न में नहीं होगा, तो कैसे बचा जाए उसके लिए ध्यान से समझना कैसे बचना है अपन को। आप जितने फ्रैक्शन में डेटा दिए हैं ना, सबको एक बार ऐसा देख लेना। फ्रैक्शन में डेटा क्या क्या दिया है, 5/8, 5/8 दिया है, और क्या क्या दिया है प्रश्न में, 2/5 दिया है, और क्या दिया है, 2/3। इतना डेटा फ्रैक्शन में दिया है आपको प्रश्न में। एकदम सेफ साइड खेलने के लिए बोल रहा हूं मैं, एकदम सेफ साइड, एकदम सेफ साइड बोल रहा हूं। 5/8 दिया है, 2/5 दिया है और 2/3 दिया है। अब 5/8 है तो रिमेनिंग तो 3/8 ही होगा, उसमें भी नीचे 8 ही आएगा। 2/5 है तो रिमेनिंग तो 3/5 ही होगा, उसमें नीचे 5 ही आएगा। 2/3 है तो रिमेनिंग क्या होगा, 1/3, मतलब नीचे तो 3 ही आएगा। मतलब नीचे 8 है, 5 है और क्या है, 3 है। एकदम सेफ साइड खेलना है, कोई परेशानी कभी ना हो आपको, एकदम सेफ साइड खेलना है। तो आप कैसे खेलना, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 15 8 120। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना, वही डेटा हमेशा मान लिया करो, कभी नहीं फंसोगे। क्यों नहीं फंसोगे, समझना बात को, क्यों नहीं फंसोगे। 120 8 से कटेगा, अब जो डेटा प्राप्त होगा उसके पास गारंटीड क्षमता रहेगी 5 से कटने की, गारंटीड रहेगी क्षमता। समझ पा रहे हैं, 120 जो है 8 से कटेगा, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई कुछ हो ना हो, उसके पास क्षमता रहेगी आगे जाके किससे कटने की, 5 से। 5 से कटने के बाद भी क्षमता रहेगी किससे कटने की, 3 से। समझ पा रहे हैं, एलसीएम मत लेना बोल रहा हूं, एलसीएम मत लेना, एलसीएम नहीं बोल रहा हूं, तीनों का प्रोडक्ट लेना, तीनों का प्रोडक्ट। फ्रैक्शन का सारा डेटा पहले देख लेना, फ्रैक्शन के सारे डेटा को पहले देख लेना और नीचे वाले डेटा को मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वही डेटा लेना है हर प्रश्न में, गलती होगी ही नहीं। समझ आ रहा है, इससे फायदा क्या हो रहा है, देखो ना, 120 को 8 से काटूंगा, इसके बाद भी क्षमता बची है 5 से कटने की, चलो 5 से भी काट दिया, इसके बाद भी क्षमता बचेगी 3 से कटने की, ये फायदा हो रहा है। तो आगे जाके कैसा भी डेटा आ जाए अपन को परेशानी फ्रैक्शन की नहीं मिलेगी। जैसे देखना, इसी प्रश्न को 120 मान के बनाते हैं। चलो, कुल कर्मचारी कितना माना, 120। अब 120 का 5/8 क्या है, पुरुष, तो 5/8 कर लो, कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 15 बचे कितना, 75। अब सीधे महिलाएं बोलो, 75 पुरुष है तो महिलाएं कितनी बोलो, 45। सीधे बोलेंगे ये तो यार, भाई 120 में 75 पुरुष हैं तो रिमेनिंग महिलाएं, महिलाएं कितनी हो गई, 45। अब पुरुषों में टेक्निकल कितना था, जल्दी बताओ तो, टेक्निकल कितना था पुरुषों में, 3/5 ना, टेक्निकल की बात कर रहा हूं, टेक्निकल कितना था, 3/5, मतलब कितना आ गया, 45। 45 टेक्निकल पुरुष हैं। महिलाओं में टेक्निकल कितना था, 2/3। ये देखो कोई लफड़ा नहीं होगा, महिलाएं टेक्निकल कितनी है, 30। टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने, 45 और 30, कितना हो गया, 75/120, 15 पचे 75, 15 8 120, उत्तर तो आएगा ही। हर प्रश्न के लिए सेफ साइड बता रहा हूं मैं आपको, समझ आ रहा है, हर प्रश्न के लिए सेफ साइड बता रहा हूं, इसको भी नोट करो। केवल एक ही प्रश्न का उत्तर निकालना उद्देश्य नहीं है क्लास में, ध्यान रखिएगा, हर लेक्चर में यही चल रहा है अपने, इसीलिए समय लगता है मेरे को पढ़ाने में। केवल प्रश्नों की संख्या से क्लास को काउंट मत किया करिए कि 4 ठो प्रश्न हो रहे हैं कि 3 ठो हो रहे हैं कि 2 ठो हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक ही प्रश्न में 10 चीजें बता रहा हूं, ताकि इस वैरायटी का कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, वो आपसे बनेगा। क्लास में यही करना है, कोई एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं अभी अपन की 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो देखना है अपन को, सीखना है क्लास में आपको
वही सिखा रहा हूं कि कहीं ना फंसे आप। ऐसा नहीं कि इससे पहले वाले प्रश्न का उत्तर भर बताना था मेरे को, अरे उत्तर भर बताना होता तो 10 सेकंड में खत्म हो गया था क्वेश्चन वो, लेकिन समस्या दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगी। समझ आया? फ्रैक्शन का डेटा पहले क्वेश्चन में देख लो, नीचे जितने भी डेटा हैं उन सब का प्रोडक्ट, उन सब का प्रोडक्ट को लिख दो कितना, 120। उन सब का प्रोडक्ट 120। सेफ साइड रहेगा, एकदम एकदम सेफ साइड, फंसेगा ही नहीं मामला। नीचे 8 है, 5 है, 3 है, इन तीनों का प्रोडक्ट, तो 8 5 3, तीनों का प्रोडक्ट कितना, 120। 120 ले लो, फंसेगा ही नहीं मामला, कहीं पे भी जाके नहीं फंसेगा, कैसा भी डेटा दे दे। अब 120 का 5/8 किया तो 120 का 5/8 कितना हो गया, 15। 15 पछे 75। अब रिमेनिंग या तो 3/8 करो, या 3/8 नहीं करना है तो सीधे बोलो 120 में 75 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 45। पुरुषों का 3/5 टेक्निकल है, टेक्निकल, तो पुरुषों का 3/5 टेक्निकल यानी 45 टेक्निकल पुरुष हैं। महिलाओं का 2/3 टेक्निकल यानी 30 टेक्निकल महिलाएं हैं। तो टोटल टेक्निकल कर्मचारी 75 और कुल कर्मचारी 120। काट दो इसको, 15 पचे 75, 15 8 120 बनेगा। अब एक्स मान के बता रहा हूं कैसे बनेगा, उसके बाद एक और प्रश्न इसी में समझाऊंगा कि यहीं पे आपसे पूछ लेता कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ, लेकिन उसके लिए लास्ट में कोई ना कोई डेटा अपन को देता, समझाऊंगा मैं उसको, इसी में समझाऊंगा उस प्रश्न को। दो ही वैरायटी का प्रश्न बनेगा, या तो रेशियो में कुछ पूछेगा, या तो लास्ट में कोई डेटा दे देगा और इनिशियल डेटा को आपसे पूछेगा, समझाऊंगा उसको मैं। ये क्लियर हुआ? क्या मानना है, समझ पा रहे हैं ना, क्या मानना है ये समझना है आपको। ऑनलाइन में समझ आ रहा है क्या माने हैं, क्यों माने हैं, प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। चलो देखो, एक्स मान के बनाते हैं अब एक बार। माना कुल कर्मचारी कितने, एक्स। माना कुल कर्मचारी एक्स, कुल कर्मचारी को मान लेता हूं एक्स, अननोन डेटा, ये तो हर जगह पे ही मान सकते हैं अपन, इसमें तो भाई यही तो बचपन से सीखते आए हैं कि कुल कर्मचारियों की संख्या को एक्स मान लो। तो कुल कर्मचारियों की संख्या को एक्स माना, तो इसमें पुरुष कितने हो जाएंगे, जल्दी बोलो, बोलो ना यार, कितना, मेरे चेहरे में थोड़ी लिखा है, कॉपी में लिखा है आपके, कितना, बोलो यार उसको, ऐसा क्या एकदम संट बैठे रहते हो। एक्स का कितना, 5/8, मतलब कितना, 5x/8। तो महिलाएं कितनी होंगी, महिलाएं कितनी हो जाएंगी, x का 3/8 यानी कितनी हो गई, 3x/8। तो x में पुरुष हो गए 5x/8, तो महिलाएं कितनी, 3x/8। अब पुरुषों में टेक्निकल कितने हैं, सीधे टेक्निकल बताना, कितना, 3/5। तो इतने पुरुष हैं, इसका 3/5 क्या है, टेक्निकल, कितने हो गए देखो तो 3x/8 हो जाएगा, क्या होगा ऐसा। महिलाओं में टेक्निकल महिलाएं कितनी, जल्दी बताओ, कितना, 2/3। तो इसका कितना लिख दूं मैं, 2/3। 3 से 3 कटा, 2 से 4 बार, कितना आया, x/4। अब टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने आए, 3x/8 प्लस कितना, x/4। ये टोटल टेक्निकल कर्मचारी, और कुल कर्मचारी कितने हैं, x। इसको तो सॉल्व कर लोगे कि भूल गए हो, ये सब याद है ना। नीचे एलसीएम ले लो, जोड़ना घटाना जानते हैं ना, नीचे एलसीएम ले लो, कितना, 8। 8 और 4 का एलसीएम कितना, 8। नीचे वाले से भाग दो, 1 का गुणा 3x में 3x, 2x होगा क्या, डिवाइड बाई कितना है, x, कितना हो जाएगा, 5x डिवाइड बाई 8x। यहां से उत्तर कितना आ जाएगा, 5/8। समझ पा रहे हैं, इसको भी नोट करो, इसी में कुछ बातें समझाऊंगा फिर। जिनको डाउट है कैलकुलेशन को लेकर के, वापस से समझा रहा हूं, इसको भी नोट करेंगे कॉपी में। ये लेंदी हो रहा है, देखिए ये थोड़ा लेंदी हो गया है, एक्स मानने में थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है। क्या बोला, कुल कर्मचारी कितने, एक्स। कुल कर्मचारी को मैं लिया एक्स, अननोन डेटा, जो कि बचपन से अपन को सिखाया गया है कि कुल कर्मचारी को एक्स वगैरह मान लो। तो कुल कर्मचारी को क्या ले लिया, एक्स। अब कुल कर्मचारी को मैं एक्स लिया, कुल कर्मचारी को मैं एक्स लिया, तो बोला है ना
कुल कर्मचारियों का 5/8 पुरुष कर्मचारी, तो पुरुष कितने 5x/8, 3/8 महिला कर्मचारी, तो x का 3/8 यानी 3x/8। अब बोल रहा है पुरुषों में से 3/5 टेक्निकल हैं, तो पुरुष जितने थे उसका 3/5 क्या कर दो टेक्निकल, तो पुरुष जितने थे उसका 3/5 टेक्निकल, तो 5 से 5 कटा 3x/8। पुरुषों में इतने पुरुष टेक्निकल वाले हैं। महिला कर्मचारियों का 2/3 टेक्निकल, तो महिला कर्मचारियों का 2/3 टेक्निकल, 3 से 3 कटा, 2 से 8 4 बार में, तो ये x/4, ये x/4 महिलाओं में टेक्निकल महिलाएं हैं। अब टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने हो गए, तो आपने बोला 3x/8 प्लस x/4, तो 3x/8 प्लस x/4 इतने टोटल टेक्निकल कर्मचारी हैं। ये देखो ना 3x/8 और x/4 इतने टोटल टेक्निकल कर्मचारी हैं, और कुल कर्मचारी कितने x। अब इसको कैसे जोड़ा हूं देख लो, किसी को डाउट अगर है जोड़ने में तो देख लीजिए कैसे जोड़ा हूं। कैसे जोड़ते हैं, हर अलग अलग है, तो नीचे वालों का एलसीएम 4 और 8 के एलसीएम 8 आएगा। बड़ा नंबर को देखो छोटे वाले से डिवाइड हो गया तो वही एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद नीचे वाले से भाग देते हैं, तो 8 से भाग दिया एक बार गया, 1 का 3x में गुड़ा 3x, 4 से भाग दिया 2 बार गया, 2 का x में गुड़ा 2x, 5x/8 आया ये। तो इसको जोड़ने पे आया 5x/8, और नीचे ये x है तो ये x 8 के बाजू में आ जाएगा, x और x कटा, उत्तर कितना आ गया 5/8। क्लियर है यहां तक। तो आप नोन डेटा लेके बनाना, और वो नोन डेटा क्या रहेगा, तो नीचे जितने भी डेटा हैं उनका प्रोडक्ट, उनका गुणा कर देना, जो मिलेगा 120 वही स्टार्टिंग में कुल कर्मचारियों की संख्या लेके बनाना। क्लियर है यहां तक। अब इसमें एक प्रश्न सुनो, नया प्रश्न। अब इसमें प्रश्न सुनना, उसका अप्रोच क्या होगा। देखो 2 टाइप का प्रश्न बनेगा, या तो रेशियो में पूछेगा प्रश्न को, यहां पर फ्रैक्शन खेल रहा है और लास्ट में फ्रैक्शन में ही उत्तर पूछ रहा है। एक प्रश्न तो ऐसा बनेगा जिसको मैं ये 2-3 तरीकों से बताया आपको, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। 8 लिए इत्तेफाक से वो तो चल गया काम, लेकिन ऐसा हर जगह पे काम नहीं चलेगा, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं कि ये तरीका सही नहीं है। यहां पर मामला आगे जाके सेटल हो जा रहा है, क्योंकि डेटा उसके अकॉर्डिंग ही सेट हो गया। 5 आया तो 5 से 5 कट गया, 3 आया तो 3 से नीचे वाला 3 कट गया, तो फ्रैक्शन का लफड़ा आया ही नहीं, एकदम पूर्ण संख्या का खेल चलने लग गया था। लेकिन हर जगह पे ऐसा होगा नहीं, तो मैंने क्या बोला, हर जगह पे ऐसा नहीं होगा, तो आप सेफ साइड के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले डेटा को देखो, इनको गुणा करो और कुल कर्मचारियों की संख्या को क्या मानो 120, ऐसा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद आप जानते हैं वही प्रोसेस किया हूं, जो पूछा उसी पे फोकस करना। टेक्निकल पूछा तो टेक्निकल पे फोकस करो ना, दिया है नॉन टेक्निकल का डेटा और पूछा है टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल अगर मैं बोल रहा हूं 2/5 तो सीधे बोलो ना टेक्निकल कितना 3/5। समझ पा रहे हैं बात को। टेक्निकल पे फोकस करके उत्तर निकाल दिया। इसके बाद मैं बोला एक्स मान के बनाऊंगा, तो एक्स मान के भी बनेगा। अब इसी में एक प्रश्न मैं अलग से पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूं इस बार मैं ये सब रेशियो नहीं पूछ रहा हूं, लिख लिया इसको पूरे को ना, इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखना अब यहां तक छोड़ रहा हूं इसको। क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। मैं आपको सब कुछ दे दिया ऐसा डेटा, मैं आपको दिया कि कुल कर्मचारियों का 5/8 पुरुष हैं, रिमेनिंग महिलाएं। पुरुषों में 3/5 क्या है टेक्निकल, और महिलाओं में 2/3 क्या है टेक्निकल। लास्ट में जाके क्या बोला मैं, ध्यान से समझना, लास्ट में जाकर के मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझना कि मैं लास्ट में जाके क्या बोल रहा हूं, देखना एक बार। लास्ट में जाके मैं क्या बोला कि कुल टेक्निकल कर्मचारी, कुल टेक्निकल कर्मचारी 360 हैं, तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ क्या होगी। तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताओ क्या होगी। ध्यान से समझना मेरा प्रश्न क्या है। इस बार मैं रेशियो नहीं पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा। मैं क्या बोला, लास्ट में जाकर के आपको एक नोन डेटा दे दिया। क्या दिया, टोटल टेक्निकल कर्मचारी दे दिया कितने 360। समझ आ रहा है, टोटल टेक्निकल कर्मचारी दे दिया कितने 360, और पूछ क्या लिया, कुल कर्मचारियों की संख्या।
तो बुक में आप बचपन से अपन को कैसा पढ़ाया गया है कि टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितना दिया सर 360, तो आप क्या करो एक्स मानो और टोटल टेक्निकल कर्मचारियों तक पहुंचो आप और इक्वेट कर दो किससे 360 से। बचपन से जो अपन को पढ़ाया गया है मैथ्स बनाने का तरीका यही, एक्स माना, पुरुष निकाला, महिलाएं निकाला, पुरुषों में इतने टेक्निकल पुरुष, महिलाओं में इतनी टेक्निकल महिलाएं, और लास्ट में अपन को क्या दिया था टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने 360। तो सर टोटल टेक्निकल कर्मचारी अपन को दिया है, तो अपन को मैथ्स में यही सिखाया गया है कि टोटल टेक्निकल कर्मचारी सर अपन को 360 दिया है, तो टोटल टेक्निकल कर्मचारी अपन अपने हिसाब से लिखते हैं कितना 3x/8 प्लस कितना x/4 और इसको इक्वेट कर देते हैं किससे 360 से। यही तो सिखाया गया है बचपन से कि जो दिया है वहां तक का सफर तय करो और इक्वेट कर दो, यही अपन को बताया गया है। तो टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितना दिया है 360, तो टोटल टेक्निकल कर्मचारी मेरे हिसाब से ये होंगे ना यार, इतने टेक्निकल पुरुष इतनी टेक्निकल महिलाएं, तो टोटल टेक्निकल कर्मचारी मेरे हिसाब से इतने, जो कि प्रश्न में कितना दिया है 360। यहां से x निकाल लो, एलसीएम कितना आएगा 8, ये कितना 3x, ये कितना 2x बराबर कितना 360, 5x/8 इक्वल टू कितना 360, 5 7 35, 5 दूनी 10, यही आएगा क्या? तो x का वैल्यू यहां से देख लो कितना आएगा 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, यही आ रहा है क्या 576 हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? क्या किया मैं इस बार, मैं आपको सारा डेटा वही दिया कि कुल कर्मचारियों का 5/8 पुरुष है तथा 3/8 महिलाएं हैं। पुरुष कर्मचारियों का 3/5 टेक्निकल और महिला कर्मचारियों का 2/3 टेक्निकल। लास्ट में क्या लाइन जोड़ा कि कुल टेक्निकल कर्मचारी अगर 360 हैं, कुल टेक्निकल कर्मचारी अगर 360 हैं, तो टोटल ओवरऑल टोटल कर्मचारी कितने हैं? तो आप बोले सर ये जो डेटा दिया है 360 यही मुझे पहुंचाएगा यहां तक, तो टोटल टेक्निकल कर्मचारी दिया है 360, तो मैं खुद से टोटल टेक्निकल कर्मचारी अपने हिसाब से एक्स वाले के टर्म में लिखूंगा। तो ये पुरुष टेक्निकल, ये महिलाएं टेक्निकल, तो ये टोटल टेक्निकल कर्मचारी मेरे हिसाब से, जो कि प्रश्न में कितना दिया है 360। अब इसको कैलकुलेट किया, कितना आया 5x/8 इक्वल टू कितना 360, 5 से कट करूंगा इसको, 5 7 35, 5 दूनी 10, 8 से गुणा कर दिया, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, टोटल कितने आ गए 576। समझ पा रहे क्या हुआ है? अब मैं ये बोल रहा कि जनरली बचपन से तो अपन ऐसा ही पढ़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अननोन डेटा लेके ही बनाना है क्या सर? नोन डेटा लेके भी बना सकते हैं आप, नोन डेटा लेके भी बना सकते हैं। जो कल मैं चर्चा कर रहा था कि ऐसा नहीं कि सर हमेशा अननोन डेटा लेके ही बनाना है क्या। चलो यहां पर तो आपने समझा कि सर रेशियो में पूछा है उत्तर, परसेंटेज में पूछा है तो फिर नोन डेटा लेंगे, अननोन में तो लेंदी हो जाता है। लेकिन सर आप अब बोल रहे हैं कि कुल कर्मचारी पूछा है और उसी को आप नोन ले रहे हैं, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में तुलना करना पड़ेगा, समझा रहा हूं मैं। ये जो कुल कर्मचारी पूछा है ना, कुल कर्मचारी पूछा, रेशियो नहीं पूछ रहा हूं, परसेंटेज नहीं पूछ रहा हूं, मैं कुल कर्मचारी पूछ रहा हूं कितने हैं, और उसी कुल कर्मचारी को मैं नोन डेटा लेने बोल रहा हूं। ले सकते हैं नोन डेटा, लेकिन लास्ट में तुलना करना पड़ेगा। कैसे तुलना करना पड़ेगा ध्यान से समझना। तो कुल कर्मचारी को मैं कितना ले लिया 120, 120 कैसे लिया, नीचे वाले डेटा को मल्टीप्लाई करके लिया होगा, 120 लिया। अब इसमें जल्दी से पुरुष निकाल लेंगे, कितने आएंगे 120 का कितना 5/8 कितना आएगा 75। महिला कर्मचारी कितना, महिला कर्मचारी कितना हो जाएगा 45। अब ये जो डेटा दिया है ना टोटल टेक्निकल कर्मचारी 360, मैं खुद से निकालता हूं कि मेरा कितना आ रहा है। प्रश्न में कितना दिया है 360, मेरा कितना आ रहा है मैं देखता हूं वो। तो पुरुषों में टेक्निकल कितने हैं जल्दी बताओ 3/5 कितने 45। महिलाओं में टेक्निकल कितनी है जल्दी बताओ कितनी है 30 ना। तो मेरे टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने आ रहे हैं 75, लेकिन प्रश्न में कितने दिए हैं 360। ध्यान से समझना तुलना कैसे होगी। अब सर मेरे टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने आ रहे हैं, मेरे टोटल टेक्निकल कर्मचारी आ रहे हैं 75। समझ आ रहा है? मेरे टोटल टेक्निकल कर्मचारी कितने आ रहे हैं 75। कब? जब मैंने टोटल कर्मचारी कितने लिए थे 120। समझ आ रहा है? मेरे टोटल टेक्निकल कर्मचारी आ रहे हैं 75 कब? जब मैंने कुल कर्मचारी कितने लिए थे 120। लेकिन टोटल टेक्निकल कर्मचारी प्रश्न में कितना दिया जल्दी बताओ 360। तो 360 के लिए ये वाला डेटा कितना होगा, 75 के लिए अगर 120 है तो 360 के लिए कितना होगा। एक एक नियम लगा के कंपैरिजन कर दो, या तो समानुपात में ले दो, वहां से भी खत्म हो जाएगा ये।
75 के लिए वैल्यू कितना है 120, तो 360 के लिए वो वैल्यू कितना होगा। तो इसमें एक एक नियम लगा दो, इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ये देखो आप इसको सेम रेशियो में लेकर के भी निपटा सकते हैं। ऐसा 75 के लिए वैल्यू है 120, तो 360 के लिए कितना होगा, तो ऐसा सीधे सीधे ऐसा कर दो 75 बटा 360 बराबर 120 बटा x। काटो इसको, किससे कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 से 15 पचे 75, 5 से कटेगा कितना, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 15 अठे 120, x का वैल्यू कितना 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 1 57। ये देखो समझ आ रहा है। या फिर आप ऐसा कर लो, 75 के लिए वैल्यू कितना है 120, तो एक के लिए वैल्यू कितना होगा 120 बटा 75, तो 360 के लिए फिर वैल्यू कितना होगा 120 बटा 75 इंटू कितना 360। ये भी तो करते हैं, 15 अठे 120, 15 पचे 75, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा देखो 576। ये देखो ऐसा नोन लेके भी बनाया जा सकता है, मैं ये बोल रहा हूं नोन लेके बना सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्या करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। समझना, ये जो लास्ट में किया हूं किसी को कंफ्यूजन है तो समझ लो, क्योंकि पूरे गणित में ये सब चीजें लगे रहेंगी, पूरे गणित में लगे रहेंगी। जैसे मैं बोलता हूं 4 संतरों का मूल्य है 24 रुपए, वापस से समझा दूंगा, चिंता मत करो, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं ये सब। 4 संतरों का मूल्य है 24 रुपए। अब मैं आपसे पूछा 19 संतरों का मूल्य बताओ कितना होगा। 19 का टेबल तो पता नहीं, इसलिए 24 बटा 4 इंटू 19 करना पड़ रहा है आप लोग को। सीधे 19 का टेबल पढ़ो ना यार, कितना होगा 119 छिका कितना होता है, नहीं पता है क्या, क्या निकालोगे ऐसे में एग्जाम यार। ये टेबल की आवश्यकता नहीं एग्जाम निकालने के लिए, हमको सब नीड है भाई ये सब। 19 छिका कितना होता है यार 100, इतना देर में तो गुड़ाई कर लो फिर। ये प्रश्न है 4 संतरों का मूल्य कितना 24, तो 19 का मूल्य बताओ। तो बचपन से क्या सीखे हैं अपन, बचपन से ऐसा सीखे हैं, लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती। बचपन से अपन क्या सीखे हैं, 4 संतरों का मूल्य सर 24, तो पहले क्या सिखाया गया, एक संतरे का मूल्य बता दो कितना हो जाएगा 24 बटा 4 यानी कितना 6 रुपए। एक का मूल्य 6, तो फिर एक का मिल गया, तो 19 का मूल्य बता देंगे। 19 का मूल्य कितना हो जाएगा, 19 इंटू 6 कितना आ जाएगा 114 रुपया। ये सिखाया गया है। मैं बोला ये सब पुराना हो गया, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है एक एक नियम को। आप सीधे क्या बोलो, 4 का मूल्य कितना 24, तो 19 का मूल्य पूछा है, सेम रेशियो में होगा, ये तो तय है। अरे दोनों का रेशियो सेम होगा ना यार, 4 का मूल्य 24 है तो 19 का मूल्य क्या, तो दोनों का रेशियो क्या होगा सेम। ऐसा करो 4 बटा 19 बराबर क्या 24 बटा x, 4 छंग 24, x का वैल्यू 19 छिका कितना 114, सेम रेशियो में होगा। काहे के लिए बचपन से जो एक एक नियम पढ़े हो पूरा एक का निकालोगे फिर 19 का निकालोगे, अरे रेशियो तो सेम होगा ना यार। 4 का मूल्य कितना है 24, मतलब रेशियो कितना बना 1 रेशियो 6, तो 19 का मूल्य भी कितना होगा 1 रेशियो 6 में कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। तो ऐसा करो ना, 4 का मूल्य 24, तो 19 का मूल्य बताओ, तो 4 बटा 19 बराबर 24 बटा x ले लिए इसको, बराबर के दोनों साइड सेम पोजीशन पे काट सकते हो, याद रखिएगा ये भी सीख लो। बराबर के दोनों साइड काटना है तो ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, और बराबर के एक ही साइड काटना है तो ऊपर नीचे काटना है। समझ आ रहा है, ये पूरे गणित में ऐसा करते रहूंगा मैं। बराबर के दोनों साइड काटना है तो ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, नीचे वाला नीचे से कटेगा। समझ आ रहा है, बराबर के दोनों साइड अगर मैं पेन चला रहा हूं काटने के लिए तो ऊपर वाला ऊपर से कटेगा, नीचे वाला नीचे से कटेगा। लेकिन बराबर के एक ही साइड अगर मैं पेन चला रहा हूं तो ऊपर नीचे कटेगा। फिर यहां पे जैसे पेन चलाया बराबर के दोनों साइड, देख पा रहे हैं ऊपर वाला ऊपर से। अब ये 19 पक्षांतर होके 6 के साथ गुणा होके कितना दे दिया 114। पूरे गणित में इसको यूज करूंगा, देखना आगे जाके भी। या तो आप एक एक नियम लगाओ जो बचपन से सीखे हैं कि सर पहले एक का मूल्य निकालो, आप 4 का मूल्य दिया है तो पहले एक का मूल्य निकालो, एक का मूल्य निकल गया तो फिर 19 का मूल्य निकालो। बचपन से जो सीखे हैं 4 का मूल्य 24 तो एक का मूल्य 6, एक का मूल्य 6 तो 19 का मूल्य कितना हो गया 114। या तो ऐसा करो, जबरन इतना लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे 4 बटा 19 बराबर 24 बटा x। तो 4 बटा 19 बराबर 24 बटा x, बराबर के दोनों साइड पेन चलाओ, 4 से 24 6 बार, 19 छिका कितना 114 बन जाएगा। वही चीज यहां पे किया हूं। चलो देख लो अब इसको एक बार, क्या बोला था यहां पर प्रश्न देख लो। ये प्रश्न दूंगा अभी मैं, तो आप अपने मन से नॉन डेटा लेके बनाओ, नॉन डेटा लेके बनाओ, दोनों से आएगा। नॉन डेटा लेके बनाने से कंपैरिजन नहीं करना पड़ता है,
अननोन डेटा लेके बनाए अपन, कुल कर्मचारी को क्या लिए एक्स। अब एक्स के टर्म में अपन कहां पहुंचे, टोटल टेक्निकल कर्मचारी तक पहुंच गए। अपन कुल कर्मचारी को एक्स लिए तो अपन टोटल टेक्निकल कर्मचारी निकाले, एक्स के टर्म में ये आया, टोटल टेक्निकल कर्मचारी एक्स के टर्म में ये आ गया ना। देखो ना, एक्स में पुरुष इतने, पुरुषों में टेक्निकल इतने, महिलाएं इतनी, महिलाओं में टेक्निकल महिलाएं इतनी, तो टोटल टेक्निकल कर्मचारी मेरे हिसाब से ये हो गया, जो कि प्रश्न में कितना दिया है 360। तो भाई ये टोटल टेक्निकल कर्मचारी और ये भी टोटल टेक्निकल कर्मचारी, दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं, इसीलिए बीच में क्या लगा है, बराबर। यहां से कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू क्या निकाल दिए, 576। मैं बोला नॉन डेटा लेके बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा काम, नॉन डेटा लेके बनाया। अब नॉन डेटा क्या लेना है, तो मैंने पहले ही बताया था, नीचे वाले संख्याओं का गुणा करके जो आएगा उसको ले लो। 120 लिया, तो नॉन डेटा में लिया कितना, 120। अब 120 लिया, इसमें जल्दी से बताया, पुरुष 75, महिलाएं 45। पुरुषों में टेक्निकल कितने, 45, महिलाओं में टेक्निकल कितनी, 30। टोटल टेक्निकल कर्मचारी दिया है और पूछा था कुल कर्मचारी। अब मैं कुल कर्मचारी को नॉन डेटा मान लूंगा, इसका मतलब कुल टेक्निकल कर्मचारी मेरे कुछ आएंगे ना यार, मेरे कुछ आएंगे, क्योंकि मैंने इसी को नोन ले लिया है। अब इसको नोन ले लिया तो सारे डेटा नोन होते जाएंगे, इसका मतलब ये जो टोटल टेक्निकल कर्मचारी प्रश्न में 360 दिया है, मैं अपने निकालूंगा मेरे कितने आ रहे हैं। तो टोटल टेक्निकल कर्मचारी मेरे कितने आ रहे हैं, 75। कब आए 75, जब मैंने टोटल कितने लिए हैं, 120। मेरे 75 कब आए, जब मैंने टोटल कितना लिया, 120। लेकिन मेरे को टोटल टेक्निकल कर्मचारी का डेटा प्रश्न में कितना दिया है, 360। तो मेरे 75 तब आए जब मैंने टोटल कितने लिए, 120। तो फिर इस 360 के लिए टोटल वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है, समझ आ रहा है। 75 के लिए टोटल वैल्यू 120, तो 360 के लिए टोटल वैल्यू क्या, ये तो वही प्रश्न हो गया कि 4 संतरों का मूल्य 24, तो 19 का मूल्य क्या। तो 75 के लिए टोटल वैल्यू कितना है, 75, देखो ना 75 आ रहे हैं, टोटल टेक्निकल कर्मचारी मेरे कितने आ रहे हैं, मेरे टोटल टेक्निकल कर्मचारी आ रहे हैं 75, जो कि प्रश्न में कितना दिया है, 360। तो मेरे 75 आ रहे हैं कब, जब मैंने टोटल कितना लिया, 120। तो 75 के लिए टोटल 120 है, तो 360 के लिए टोटल क्या। तो एक तरीका यह है कि सीधे ऐसे लिखो, 75 बटा 360 बराबर 120 बटा एक्स। 15 से काटा या 5 से काट दो, 5 से 15 बार, 5 से 72 बार, 15 से 8 बार। ये देखो बराबर के एक ही साइड ऊपर नीचे 5 से काटा, बराबर के दोनों साइड 15 से काटा, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 576। दूसरा तरीका यह है कि आप 75 के लिए 120, तो एक के लिए 120 बटा 75, तो 360 के लिए 120 बटा 75 इंटू 360 कितना आ गया, 576। समझ आ रहा है। तो अननोन डेटा लेके बनाओगे तो सीधे एक्स मिल जाएगा, नोन डेटा लेके बनाओगे तो लास्ट में ये तुलना करने वाला पॉइंट आता है। यहां तक है पूरा ये टॉपिक, 2 प्रश्न दूंगा इसमें बस। बनेगा, चलो एक क्वेश्चन लिखो। बताइए। रेशियो में तो फर्क पड़ेगा ही नहीं यार, रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा, वही तो समझा रहा हूँ, रेशियो और परसेंटेज में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा यार, वही तो समझा रहा हूं मैं, रेशियो में कहां से फर्क पड़ेगा। आप एक्स मान के बनाओ या नॉन डेटा लेके बनाओ, फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं बोला एग्जाम्पल के लिए एक्स का 5/3 पुरुष हैं, एक्स का 5/3 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, या ऐसा बोलो एक्स का 3/5 क्या है, पुरुष,
x का 3/5 है पुरुष, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 2/5। 2/5 महिलाएं हो जाएंगी, 3/5 अगर पुरुष हैं तो 2/5 क्या होंगी? महिलाएं। तो 3/5 x ये हो गया पुरुषों की संख्या और 2/5 x ये हो गया महिलाओं की संख्या। ये समझ आ रहा है? अब मैं बोला पुरुषों और महिलाओं का रेशियो निकालो, पुरुषों और महिलाओं का रेशियो निकालो, तो आप क्या बोले? पुरुष ये हैं, महिलाएं ये हैं, रेशियो निकाला तो क्या आया? 3/2। x तो कट ही जाता है यार, उससे क्या ही मतलब है। यहीं पे आप नोन डेटा लेके बनाओगे कि सर 5 से कटे वो डेटा 5 ही ले लो, चलो 5 ही ले लो। अब 5 का 3/5 तो 5 का 3/5 और 5 का 2/5। ये देखो यहाँ पे रेशियो देखोगे पुरुष और महिला का, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 3/2 ही आएगा। लास्ट में जाके x तो कट ही जाएगा, वो x का रोल ही क्या है, लास्ट में जाके x तो ये कट ही जाएगा यार। रेशियो तो सेम ही आएगा, वही तो समझा रहा हूं कि रेशियो में और परसेंटेज में तो कभी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, रेशियो और परसेंटेज तो सेम ही आएगा। रेशियो देखो ना, 120 में भी तो रेशियो क्या आ रहा है? 5:8। 8 में भी तो रेशियो क्या आया था? 5:8 ही आया था ना, और एक्स में भी रेशियो क्या आएगा? 5:8 ही आएगा। रेशियो में और परसेंटेज में तो कभी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, वही तो समझा रहा था। ये देखो ये जो प्रश्न लिया मैं यहां पर, देखो ना एक्स लिया, मैं बोला 3/5 पुरुष हैं तो 3/5 इंटू एक्स, 2/5 महिलाएं हैं तो 2/5 इंटू एक्स। अब पुरुष और महिला का रेशियो निकाला मैं, तो पुरुष और महिला का रेशियो निकाला तो ये पुरुष ये महिलाएं, रेशियो निकालने पर x और x कट गया, 5 और 5 कट गया, बचा क्या? 3/2। अब इसी को मैं नॉन डेटा लेके बनाया, 5 लिया टोटल, 5 का 3/5, 5 से 5 कटा 3 पुरुष, 5 का 2/5, 5 से 5 कटा 2 महिलाएं, तो रेशियो वही आएगा, 3:2 आएगा। रेशियो में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, परसेंटेज में भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलो ट्राई करो। देखिए एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में 2/3 पुरुष हैं, 2/3, 2/3, 2/3 पुरुष हैं। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में 2/3 पुरुष हैं, 2/3 ना, 2/3, और शेष महिलाएं हैं, और शेष महिलाएं हैं, और शेष महिलाएं हैं, और शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 स्थायी कर्मचारी हैं, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 अस्थायी लिखिए उसको, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 अस्थायी कर्मचारी हैं, यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8 अस्थायी कर्मचारी हैं, अस्थायी नॉन परमानेंट, और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारियों का 3/8 अस्थायी कर्मचारी हैं, और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं, तथा स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तथा स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तथा स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है, तथा स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें, तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें, तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें, तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें। समझ आ रहा है? टोटल स्थायी कर्मचारी दे दिया है आपको, तो एक्स मान के भी बना सकते हैं आप, एक्स मान के बनाइए और टोटल स्थायी कर्मचारी तक पहुंचिए और इक्वेट कर दीजिए 740 से, एक्स निकल जाएगा। अस्थायी अस्थायी का डेटा दिया है तो एक्स मान के भी बना सकते हैं आप। वापस से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं मैं, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में
एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 2/3 है और शेष महिलाएं हैं। पुरुष कर्मचारियों का 3/8 अस्थायी कर्मचारी हैं, अस्थायी दिया है, तुरंत वहां से अपने दिमाग में स्थायी का डेटा ले आना। तो पुरुष कर्मचारियों का 3/8 अस्थायी कर्मचारी हैं और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं। पुरुष कर्मचारियों का 3/8 अस्थायी और महिला कर्मचारियों का 2/5 अस्थायी तथा स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है तथा स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। तो कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए कितना? 1200। बाकी लोग का देखो क्या आ रहा है। एक्स मान के बना सकते हैं, नॉन डेटा लेके बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। इतना समझाने के बाद उत्तर आना चाहिए भाई आप लोग का। एक्स मान के भी बनाएंगे तो भी बनेगा। स्थायी कर्मचारी का डेटा लिखिए खुद से और इक्वेट करिए, कितना रहा यार? 1200। ठीक, जैसा ठीक लगे। रेशियो से बनाना है रेशियो से बनाइए, एक्स मान के बनाना एक्स मान के बनाइए, तुरंत खत्म होगा क्वेश्चन। फटाफट काम करिए। आ रहा है 1200? ठीक, बनाइए सभी लोग। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएंगी ये सब चीजें। ठीक, ठीक है। राधिका, नम्रता, चित्रानी, दुर्गा, तिलक, ठीक है। शाम वाला क्लास नहीं रहेगा आज मेरा ज्योमेट्री मेंसुलेशन का। बारह सौ आएगा। ठीक, बारह सौ आएगा। बहुत बढ़िया। सौम्या, चंद्रप्रभा, नम्रता, ठीक, दुर्गा, तिलक, ठीक है। बाकी लोग बताइए भाई। वंशिका, ठीक है। आ गया 1200। नॉन डेटा लेके भी तुरंत खत्म हो जाता। नॉन डेटा लेके कंपैरिजन करते लास्ट में, एकदम ओरली कैलकुलेट होता है। नॉन डेटा लेके बनाएंगे तो नॉन डेटा लेके भी बना सकते थे आप, लास्ट में तुलना करना पड़ता। और तुलना करते समय ऐसा काम किया करिए, देखिए तुलना ऐसे किया करिए, 4 का 24 के बराबर तो 19 का किसके बराबर? सर 4 छंग 24, 19 छिका 114, ऐसा किया करो। ये नहीं कि पहले एक का निकाले, एक का निकला, उसके बाद जितने का पूछा है उतने का बता रहे हो आप। तुलना करके तुरंत खत्म हो जाता। आया 1200 यार, निकाले 1200। और ऑनलाइन में बाकी लोग जितने बचे हैं, खुशबू, कीर्ति, ठीक है। अच्छा कंसेप्ट है जितना सीखे हैं आज, एक ही प्रश्न में बहुत सारी बातचीत कर दिया था। ये टॉपिक पूरा एक सेपरेट टॉपिक बोल सकते हैं इसको, और परसेंटेज में भी बहुत काम आएगा ये टॉपिक जो पढ़े हैं अभी। ये आसान था एकदम, समझ आ रहा है? ये आसान था। 74 को क्या बनाना था? 740, तो 120 क्या बन जाएगा? 1200। समझ आ रहा है? 74 को 740 बनाते तो 120 क्या बन जाता? 1200 बन जाता। आप देखो पूरे गणित में ऐसा नहीं, पूरे गणित में ही एक्स मान के बना सकते हो, पूरे गणित में ही नॉन डेटा लेके बना सकते हो, पूरे गणित में ही नॉन डेटा लेके बना सकते हो।
बहुत सारे टीचर देखना सेंट्रल के केवल नॉन डेटा लेके पढ़ाते हैं, केवल नॉन डेटा लेके, लेकिन वो अपन को देखना है कहाँ पे नॉन डेटा लेने में ठीक रहेगा, कहाँ पे नॉन डेटा लेने में ठीक रहेगा। पूरे गणित में ही जैसे बचपन से माना एक्स करते आए ना, वो माना एक्स खत्म ही कर सकते हो आप, वो मान सकते हैं नॉन डेटा। हर प्रश्न में, पूरे गणित में बोल रहा हूं मैं, केवल यहाँ पे नहीं बोल रहा हूं, पूरे गणित में बोल रहा हूं कि हर प्रश्न में नॉन डेटा ले लेके बना सकते हैं काम को आप, हर प्रश्न में, केवल यहाँ पे नहीं, हर प्रश्न में बोल रहा हूं। व्यक्ति की आय कितनी थी बताओ, उस चीज को नॉन डेटा ले लिए। क्रय मूल्य कितना था, उस चीज को नॉन डेटा ले लिए। लेकिन लास्ट में बार बार क्या करना पड़ेगा, तुलना, कंपैरिजन करना पड़ेगा कि मैंने ये लिया था तो मेरा ये आया, तो ये जो प्रश्न में है वो लाने के लिए फिर मुझे कितना एक्चुअल में शुरुआत वाले डेटा को लेना पड़ेगा, तुलना करना पड़ता है। अब देखो, अच्छा यहां पे एक और चीज समझना, ये तो ठीक है, दो तरीके बताया मैं आपको, एक और तरीका ये भी समझना कि जैसे मान लो मैं बोला 5 संतरों का मूल्य मान लो मैं बोला 30 रुपया है, ध्यान से समझना। अब मैं बोला बताओ 20 संतरों का मूल्य क्या होगा, 20 संतरों का मूल्य क्या होगा। तो थोड़ा ये भी नोटिस किया करो कि 5 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा, तो यहां पे 4 का गुणा करके क्या बोल दो 120, ऐसा भी नोटिस रखा करो। समझ आ रहा है? जैसे यहां पर तो 4 19 नहीं बन पाता सर, इसीलिए मेरे को करना पड़ा कि या तो ऐसा कर लिया मैं या तो ऐसा कर लिया मैं। लेकिन मैं बोल रहा कि जहां पे ऐसा होता है ना कि 5 संतरों का मूल्य 30 रुपया, तो 20 का मूल्य बताओ, तो सर 5 को 20 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो यहां पे 30 में 4 का गुणा कितना हो गया 120, ऐसे कर दो। समझ पा रहे हैं बात को? ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं बोला कि 20% का वैल्यू है 8, मान लो 20% का वैल्यू है 8, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोले 20 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे 5 का गुणा, तो यहां पे 5 का गुणा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 20/100 बराबर 8/x, वहां से भी आएगा 20/100 बराबर 8/x, तो 20 पंचे 100, 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। 20% बराबर 8, तो 1% बराबर 8/20, फिर 100% बराबर 8/20 इंटू 100। तीन तरीके हैं देखो, एक तरीका तो ये है कि आप पहले एक का निकालो, उसके बाद जिसका पूछा है उसका निकाल लो। दूसरा तरीका ये बहुत अच्छा है, सीधे 4/19 बराबर 24/x कट पिट करके तुरंत x निकाल लो। तीसरा तरीका जहां पे सुविधा दिखे, जहां पे सुविधा दिखे कि सर 5 को मैं 20 बना सकता हूं, तुरंत बना दो। 5 को 20 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो यहां पे फिर 30 में 4 का गुणा करके सीधे क्या बोलो 120। ये भी काम थोड़ा ध्यान रखा करो। चलो देखो, पहले x मान के बनाते हैं। कुल कर्मचारी कितना ले लिए x, मान लो कुल कर्मचारी को ले लिए अपन x। अब इसमें पुरुष कितने हैं जल्दी बोलो, 2/3 ना, 2/3 मतलब सीधे लिख दो 2x/3, 2/3 मतलब सीधे 2x/3। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं 1/3 मतलब सीधे x/3। x का 2/3 में मल्टीप्लाई किया 2x/3, x का 1/3 में मल्टीप्लाई किया x/3। अब मेरे को कुल स्थायी कर्मचारी दिया है कितना 740, कुल स्थायी कर्मचारी मेरे को दिया है 740, कुल स्थायी कर्मचारी 740। तो मेरे को स्थायी कर्मचारी लिखने होंगे, लेकिन डेटा किसका दिया है, अस्थायी का। पुरुषों में कितने अस्थायी बोला है, अस्थायी कितना बोला है, पुरुषों में 3/8 क्या बोला है अस्थायी, तो 5/8 क्या होगा स्थायी। तो सीधे मैं 5/8 करूंगा, काहे के लिए 3/8 करूं, मैं सीधे 5/8 किया, काटो जितना कटता है कितना आ रहा है 5x/12, यही आ रहा है। पुरुषों में इतने स्थायी पुरुष हैं, स्थायी मतलब परमानेंट और नॉन परमानेंट की बात कर रहा है वहां पे। महिलाओं में अस्थायी कितना बताया है, महिलाओं में अस्थायी 2/5, तो मेरे को स्थायी चाहिए तो कितना बोलूंगा 3/5, तो x/3 का कितना 3/5। कितनी महिलाएं स्थायी हैं x/5। तो टोटल स्थायी कर्मचारी कितने हो गए देखो 5x/12 प्लस x/5 बराबर कितना 740 होगा। ऐसा कैलकुलेट कर लो, 12 और 5 का एलसीएम कितना 60, 12 पंचे 60, 5 पचे 25, 5 से 12, 12 एक कम 12, कितना आ जाएगा 37x/60 बराबर के दोनों साइड काटा करो, 37 दूनी 74, कितना आ जाएगा 1200। एक तरीका तो ये हो गया बनाने का, एक तरीका तो ये है प्रश्न को बनाने का, x मान के बनाए हैं। ये भी गणित का अप्रोच होता है, बचपन से जो अपन को सिखाया गया गणित में कि
अननोन डेटा मानो और नोन डेटा तक का सफर तय करो। अननोन डेटा मानो और नोन डेटा तक का सफर तय करो। तो अननोन डेटा माना और नोन डेटा तक का सफर तय किया। नोन डेटा क्या है? 740। 740 तक का सफर तय किया। 740 क्या है? कुल स्थायी कर्मचारी। तो ये पुरुषों में स्थायी हैं, ये महिलाओं में स्थायी। देखो ना, पुरुष टोटल इतने हैं। अब इसमें दो टाइप के पुरुष हैं, स्थायी और अस्थायी। तो मेरे को स्थायी कर्मचारी चाहिए थे टोटल, तो मैं सीधे स्थायी लिखा। अस्थायी कितने हैं? 3/8। तो स्थायी कितने हैं? 5/8। महिलाओं में अस्थायी कितनी? 2/5। तो स्थायी कितना? 3/5। तो मैं सीधे स्थायी का डेटा चाहता था। तो पुरुषों में इतने स्थायी पुरुष, महिलाओं में इतनी स्थायी महिलाएं, दोनों का टोटल किया तो टोटल स्थायी कर्मचारी प्रश्न में 740। 5×5 = 25, तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। 12x नीचे 12×5 = 60। 37x/60। 37 से काटा बराबर के दोनों साइड एक ही, ऊपर वाले को ऊपर से काटा तो x कितना आ गया? 1200। अब नॉन डेटा लेके बनाते हैं। नॉन डेटा लेके बनाएंगे तो पहले आप देख लो कि क्या क्या डेटा आपको प्रश्न में दिया, फ्रैक्शन में क्या क्या दिया है। 2/3 दिया था, 3/8 दिया था और 2/5। यही 3 डेटा प्रश्न में दिया है आपको फ्रैक्शन में। 8×5 = 40। 40 दिया कितना? 120। कुल कर्मचारी कितना ले लिया? 120। ये फायदा होगा। अब इसका 2/3 पुरुष, तो 120 का 2/3 कर दो जल्दी से। तो 120 का 2/3 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 80। तो सीधे महिलाएं कितना बोलो? सीधे महिलाएं 40 बोलो। 1/3 करने का कोई मतलब नहीं, सीधे 40 बोलो। अब पुरुषों में स्थायी बोलो कितने हैं? 5/8। तो पुरुषों में स्थायी कितने? 5/8 कितने? 50। 50 पुरुष क्या है? स्थायी। महिलाओं में स्थायी बोलो कितना? 3/5। तो महिलाओं में स्थायी 3/5 कितना? 24। तो सर टोटल स्थायी कर्मचारी मेरे कितने आ रहे हैं? 74। कब? जब मैंने टोटल कर्मचारी कितने लिए? 120। लेकिन ये टोटल स्थायी कर्मचारी प्रश्न में कितने हैं? 740। तो 74 को 740 अगर बनाऊंगा तो 10 का गुणा, तो यहां पर भी 10 का गुणा कितना हो जाएगा? 1200। इसका मतलब मेरा उत्तर कितना होगा? 1200। ये देखो कितना आसान हो गया। ये समझ आ रहा है? ये फायदा है। बन जाएगा यहां तक। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक सेक्शन अनुपात का ये कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं फिर। तो एक ही प्रश्न में बहुत सारी बातचीत कर दिया था ताकि सारे डाउट्स जो हैं, सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। कहाँ पे क्या मानना है, कैसे मानना है, कैसे कंपैरिजन करना है, सारी बातचीत कर लिया। पूरे को एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। आधे घंटे क्लास अभी और लूंगा। पूरे को देखिए यहां तक एक बार। जो आज पढ़ा है उसको पूरा देखिए। ऑनलाइन में समझ आया भाई पूरी कहानी यहां तक की? पिछले सवा घंटा में जितना भी हुआ है। प्रश्न 2 ही हुए हैं लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिल जाए, बहुत सारी जानकारियां मिल गई हैं। यहां तक देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। बनेगा यहां तक? बन रहा है सभी से यार? कुल कर्मचारी तो, कुल कर्मचारी तो निकाले हैं, क्या निकाले हैं? कुल कर्मचारी 120 लिए थे। कुल कर्मचारी तो 1200 निकाले हैं ना यार। कुल कर्मचारी तो निकाले हैं ना। स्थायी अस्थायी, स्थायी अस्थायी, दोनों स्थायी दोनों अस्थायी का सम है देखा जाए तो। और ये टोटल कर्मचारी तो लिए थे ना 120। टोटल कर्मचारी तो 120 लिए थे। तो
टोटल 120 लिए थे, तब स्थाई कितने आए थे? 74। और आप खुद सोचो ना यार, स्थाई 74 आए थे, अस्थाई कुछ रहे होंगे, तभी तो टोटल कितना हो रहा था? 120। 120 में पुरुष और महिला का मिलाकर के स्थाई कितना था? 74। तो रिमेनिंग पोर्शन जो रहा होगा, कितना रिमेनिंग पोर्शन है? 46। क्या रहे होंगे? अस्थाई। पुरुष और महिला मिला के अस्थाई कितने रहे होंगे? 46, इस 120 के हिसाब से। लेकिन मेरे को स्थाई पे कॉन्सेंट्रेट करना था। 74 स्थाई कब? जब मैंने टोटल कितना लिया? 120। तो 740 स्थाई के लिए टोटल को कितना होना पड़ेगा? 1200। मतलब 1200 कर्मचारियों में स्थायी कर्मचारी कितने हैं? 1200 में स्थायी कितने हैं? 740। तो बचे हुए क्या रहे होंगे? अस्थायी। और ये स्थायी मतलब पुरुष और महिला का मिला के स्थायी है, अस्थायी मतलब पुरुष और महिला का मिला के अस्थायी। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? चलो इसके आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखो, सिक्कों पर आधारित प्रश्न लिखिए। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ऐसे सेपरेट सेपरेट कुछ टॉपिक्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक्स। बाकी तो विविध प्रश्न भी कराऊंगा ही। जैसे कल आपने देखा था 2-2 रेशियो दिए होते हैं, उन प्रश्नों को डील किया। अब सिक्कों पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं, इसके बाद आय और व्यय पर प्रश्न देखेंगे, उसके बाद विविध प्रश्न देखेंगे। विविध में ही कथन कारण के प्रश्न लूंगा मैं, विविध प्रश्न में ही कथन कारण के सही जोड़ी के प्रश्न लूंगा, क्योंकि विविध प्रश्न में पहुंचेंगे तो पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कोई भी प्रश्न आएगा आराम से डील कर पाएंगे आप, कथन कारण तक के प्रश्नों को आराम से डील कर पाएंगे। तो विविध प्रश्नों में लूंगा कथन कारण और सही जोड़ी बनाने के प्रश्न। सिक्कों पर 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, 2 टाइप के प्रश्न हैं सिक्कों पर। एक प्रश्न लिखिए, लिखिए एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि थैले में कुल धनराशि 30 रुपया है, यदि थैले में कुल धनराशि 30 रुपया है, यदि थैले में कुल धनराशि 30 रुपया है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यदि थैले में कुल धनराशि 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि थैले में कुल धनराशि 30 रुपए हो, यदि थैले में कुल धनराशि 30 रुपए हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ट्राई करिए। कितना? 75। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। ये भी अच्छे प्रश्न हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सारे वैरायटी के प्रश्न सीखते चल रहे हैं अपन। कल 2 रेशियो पर आधारित प्रश्न आपने देखे थे, जो अभी नहीं आएगा। कल सीजी टेट का भी एक प्रश्न अपन ने किया था, जो 2 रेशियो वाला आया था। एडीआई में भी आया था वो प्रश्न। तो कल भी अच्छे प्रश्न हुए थे। कल वाले सेक्शन पे भी काम कर लीजिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा था वर्ग 2 के लिए जो पात्रता परीक्षा हुआ था, उसमें सीजी टेट की बात कर रहा हूं, सीजी टेट में आया था वो प्रश्न, कराया था कल। 2 रेशियो वाले प्रश्न कल कराया था। आज
शुरुआत में जो प्रश्न हुए बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत सारा सीखा है आपने वहां पे। अब ये अपन देख रहे हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर। अठारह भी नहीं आएगा यार, 15 किसका आ रहा है? 15 और आपका 15 आ रहा है। 150, 150 ठीक है, 150 ठीक है, 15 नहीं आएगा भाई। आप खुद सोचो, ये वाले सिक्के 15, ये वाले सिक्के 10, ये वाले सिक्के 5, ये निकाले होंगे। तो फिर आप खुद सोचो, तो इतना सिक्कों को मिला करके 30 रुपया बनेगा क्या? नहीं बनेगा यार। आप बोल रहे हो कि सर ये वाले सिक्के 15 ठो हैं, तो फिर ये वाले सिक्कों को 10 ठो बोले होंगे, ये वाले सिक्कों को 5 ठो बोले होंगे, तो ये वाले 15 ठो सिक्के मिला लो, ये वाले 10 ठो सिक्के मिला लो, ये वाले 5 ठो सिक्के मिला लो, और काउंट करने पर 30 रुपया बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा। 150 आएगा, 150। अरे बनाओ, इससे पहले कुछ पढ़े हुए नहीं हो क्या? पहली बार ही पढ़ने आए हो क्या? क्या क्या बोले? उड़ान ही में पढ़े थे? उड़ान में ही पढ़े थे? उड़ान में फर्स्ट टाइम है? तो इससे पहले कहाँ पढ़े थे? कहीं नहीं पढ़े थे इससे पहले? स्कूल कॉलेज कहीं नहीं? स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए क्या थोड़ा मोड़ा? स्कूल कॉलेज में सिखाए होते तो यहाँ कहे आते फिर? नहीं आएगा भाई, 150 बोला ना अभी, अभी तो 150 बोला। 1500 लिखे हो कि 150 लिखे हो यार? 150 ना, देख लो कैसे कैसे में एग्जाम में कैसे कैसे ना हो जाए आपका। ये जो आप कुछ नहीं लिखते कॉपी में, केवल ये जोड़ घटाओ गुणा भाग करते हो ना, कहीं आपका ओएमआर सीट भी ऐसे ही ब्लैंक ना रह जाए। रिवीजन करने के लिए कुछ तो रहे एग्जाम के टाइम पे। क्वेश्चन को क्लास में बनाना बड़ी बात नहीं है, समझ आ रहा है? क्योंकि 9th-10th का ही मैथ्स है पूरा। एग्जाम में चीजें इतनी सारी एक साथ आएंगी, वहां पर सब कुछ याद है कि नहीं वो बड़ी बात है। बेसिक चीजें भी अगर याद है ना वहां पे, तो पेपर बन जाता है। लेकिन वही दिक्कत है कि ना आपके पास नोट्स है, बुक को थोड़ी रिवीजन करने बैठेंगे एग्जाम के टाइम पे। क्या पढ़ोगे बताओ ना मेरे को? चलो एग्जाम आ गया अक्टूबर में, क्या है रिवीजन करने के लिए मैथ्स का आपके पास में? करते हो कि करूंगा? करता नहीं हूं, करूंगा। कब? नवंबर में? मैं भी ऐसे ही था भाई, मैं भी ऐसे ही था पहले। लेकिन बन जाएगा बन जाएगा करते करते, पहला मेंस में खुद मेरा बन गया था। पहला मेंस से बैठा था तो 200 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग होता था उस समय मेंस में, सीजीपीएससी में। 2016 का जब दिया ना, तो मेरे को लगा था बन जाएगा, ये सब क्या नोट्स लिखना। फैकल्टी बोल बोल के परेशान थे, उड़ान के फैकल्टी, ये लिख लो, समझो इंपॉर्टेंस को समझो, नहीं समझ पा रहे हो तुम, 10 सेकंड में आंसर देते हो, लिखते नहीं हो कुछ भी, लिखना है मेंस में, लिखना है मेंस में। मेंस आया, 200 नंबर का पेपर था, कब खत्म हुआ 3 घंटा पता नहीं चला। ज्योमेट्री भी रहता था उस समय, मेंसुरेशन भी रहता था उस समय, सब कुछ था उस समय। पूरा ज्योमेट्री पढ़ना पड़ता था, पूरा त्रिकोणमिति भी पढ़ना पड़ता था उस समय। सब खत्म हो गया, पता ही नहीं चला मेरे को, 3 घंटा में कुछ समझ में नहीं आया। त्रिकोणमिति का कुछ याद नहीं आ रहा है, ज्यामिति का कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 घंटा में पूरा ये पेपर दिख रहा है, इतना सारा पेपर में बनाना है मेरे को। अगले साल का मेंस लिखा 2017 का, एक एक पॉइंट को नोट किया था मैं, नोट्स बनाया, 187 नंबर आया था मेरा 200 में, अगले साल का मेंस में 2017 वाले में 187 आया था, फिर केवल नोट्स के दम पे वो। क्योंकि एग्जाम के पहले वो एक पूरा ऐसा फर्रा टाइप का बनाया था मैं, करीबन 100 पेज का, पूरा लिखा हुआ था उसमें, हर टॉपिक का 2 प्रश्न, 1 प्रश्न लिखा हुआ था, और सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, उसी को रिवीजन किया था। 187 लाया था मैं 2017 में। तो ऐसा नहीं कि 2017 में बहुत ज्यादा मैं अलग से कुछ मैथ्स में पढ़ लिया, कि कोई मेरे को मैथ्स सिखा दिया। मैथ्स जो मेरा 2016 में स्ट्रांग था, 17 में भी वही था, बस 17 में सिस्टमेटिक किया उसको मैं। सिस्टमेटिक करने का ही एग्जाम है ये, होशियार लोगों का एग्जाम नहीं है ये। सिस्टमेटिक जो काम कर रहा है ना डिसिप्लिन के साथ, उसी का एग्जाम है ये। इस चीज को मैं समझा कि ठीक बोलते थे फैकल्टी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप अक्टूबर में समझे उस चीज को। समझ आ रहा है? मैं किसी बच्चे का नहीं चाहता कि वो पहले समझे उसके बाद सुधारे। जो मैं समझा पहले 16 का एग्जाम खराब करके 16 में समझा उस चीज को कि ऐसा नहीं चलता है इस एग्जाम में, फिर 17 में ठीक किया उसको। तो मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, इसलिए बोलते रहता हूँ,
क्योंकि आप लोगों में मेरी छवि दिखती है मेरे को कभी कभी, 2-4 बच्चों में तो दिखती है मेरी, जो अलग एकदम बैठे रहते हैं, अरे 2 क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, केवल कैलकुलेशन करके उत्तर छापेंगे हम। तो वो मेरे साथ जो हुआ वो ना हो, पहले बार में ही खत्म हो आपका मामला। पहली बार में एग्जाम निकाल के बैठे, मैं ये चाहता हूँ, इसीलिए टोकते ही रहता हूँ, हर बच्चे को बोलते ही रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे ठीक कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अलग ही अकड़ में रहते हैं कि अरे तुम क्या सिखाओगे हम पीजी करके बैठे हैं, हम ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, अभी डिग्री गिनाने बैठूंगा तो तुमसे ज्यादा डिग्री मेरे पास रहेगा। कुछ बच्चों के उनमें ऐसा चलता भी होगा कि अभी डिग्री गिनाने बैठूंगा तो ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, तुमसे अधिक डिग्री है, तुम क्या सिखाओगे, कैसे लिखना है हमको, कैसे नोट्स बनाना है। तो कुछ बच्चों के मन में ऐसा आ जाता होगा, लेकिन मैं बार बार फिर भी टोकते ही रहता हूँ बेशरम जैसे कि ले भाई, ले भाई, कर ले भाई, कर ले भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि ये फील्ड अलग ही है भाई। ये फील्ड ग्रेजुएशन का नहीं है, ये फील्ड पीजी का नहीं है कि ग्रेजुएशन किए हैं, पीजी किए हैं तो ये फील्ड में आप सक्सेस पा ही जाओगे, ऐसा नहीं है। ये फील्ड एकदम अलग है भाई, ये एकदम डिसिप्लिन के साथ चलने वाला फील्ड है, रेगुलरिटी को मेंटेन करने वाला फील्ड है ये। नोट्स बनाना, प्रॉपर बनाना, हर एक चीज को नोट करना, हर एक लेक्चर को अटेंड करना, ये ऐसा फील्ड है। डिसिप्लिन के साथ जो रेगुलरिटी को मेंटेन कर लिया, उस चीज का एग्जाम निकलता है इस फील्ड में। होशियार होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनती होना और डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना इस फील्ड का एक मेन रूल है, वो पकड़ के चलना है। होशियार कितने हैं वो सेकेंडरी है, मेहनती कितने हैं, डिसिप्लिन में कितना मेहनत कर रहे हैं आप, कितना रेगुलर बने हुए हैं, वो प्रायोरिटी है इस फील्ड का। तो अभी तो देखना ना, आप बैठे रह गए हैं होशियार बन के, और आपसे कमजोर बच्चे जो कॉलेज में थे आपके दोस्त, जो आपसे कमजोर बच्चे जो स्कूल में थे आपके क्लासमेट, वो निकाल के बैठ गए। समझ आ रहा है? तो होशियारी काम आती है आईआईटी के एग्जाम में। आईआईटी का एग्जाम देंगे तो वहां पे होशियारी काम आएगी। जेईई का एग्जाम दीजिए आप, मेंस एडवांस दीजिए, वहां पे होशियारी काम आती है, वहां पे दिमाग का खेल है। मेहनत तो वहां भी करनी है, लेकिन वहां दिमाग का भी थोड़ा खेल है। इसमें 9-10 का सिलेबस आपके सामने है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग का कोई खेल ही नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग का खेल नहीं है इसमें, इसमें मेहनत का खेल है। जीएस को पढ़ना है तो मेहनत ही तो है उसमें, क्या दिमाग क्या है उसमें। 4 बार आप छत्तीसगढ़ को पढ़ के बैठे हैं, मैं 1 बार पढ़ के बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं होशियार हूं, तो क्या ही मतलब है। मैं 1 बार पढ़ के बैठा हूं, उसको आप 4 बार पढ़ के बैठ गए हैं, 4 बार रट्टा मार दिया हर एक चीज को, मैं 1 ही बार पढ़ के बैठा हूं, तो ज्यादा फैक्ट आपके मजबूत होंगे, ज्यादा चीजें आपको पता होंगी छत्तीसगढ़ के बारे में, और वही चीजें काम आएंगी एग्जाम में। समझिए बात को, वरना ये सब चीजें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। देखो समझो बात को। देखिए 3 टाइप के सिक्के हैं, ध्यान से समझना प्रश्न का मतलब क्या है। बहुत सारे तरीके इस प्रश्न को बनाने के भी, ऑप्शन से भी खत्म कर सकते थे इस प्रश्न को। ध्यान से समझिए, 150 आएगा, जिनका भी 150 आया ठीक है। ध्यान से देखिए, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 3 प्रकार के सिक्के हैं। अब थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं नहीं पता, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं नहीं पता, 5 पैसे के सिक्के कितने हैं नहीं पता। बस ये पता है कि तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है, वो अनुपात कितना है, 1:2:3। समझ आ रहा है? तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो पता है, 1:2:3। जैसे मान लो 100 सिक्के रहे होंगे, मान लो बोल रहा हूं 25 पैसे के 100 सिक्के रहे होंगे, 10 पैसे के 200 सिक्के रहे होंगे, 5 पैसे के 300 सिक्के रहे होंगे, और इनका जो अनुपात है, ये अनुपात क्या रहा होगा, 1:2:3। मान लो 50 सिक्के रहे होंगे, 100 सिक्के रहे होंगे, 150 सिक्के रहे होंगे, इनका अनुपात क्या रहा होगा, 1:2:3। मतलब 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के एग्जैक्ट कितने हैं मेरे को नहीं पता। मेरे को यह पता है कि सरलतम रूप में उनका अनुपात क्या रहा होगा, 1:2:3। सरलतम रूप में उनका अनुपात 1:2:3 रहा होगा, मेरे को बस ये जानकारी है। समझ पा रहे हैं? तो अनुपात से मैं एग्जैक्ट वैल्यू तो बता नहीं सकता, तो मैंने क्या बताया है, मान लेते हैं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कितना आएगा, 1K। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या मान लेते हैं कितना, 2K। और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या को मान लेते हैं कितना, 3K। मान लेंगे ऐसा। अब मैं ना तो 10, 20, 30 बोल सकता हूं यार, देखो ना तो मैं 100, 200, 300 बोल सकता हूं, ना तो मैं 50, 100, 150 बोल सकता हूं। भाई 1:2:3 को संतुष्ट करने वाले तो अनंत मान हो जाएंगे ना। 1:2:3 को संतुष्ट करने वाले तो अनंत मान है, इस अनुपात को संतुष्ट करने वाले तो अनंत मान है, अनंत मान है।
इस अनुपात को संतुष्ट करने वाले अनंत मान 10, 20, 30 संतुष्ट करेगा, 100, 200, 300 संतुष्ट करेगा, 50, 100, 150 संतुष्ट करेगा। तो इस अनुपात को संतुष्ट करने वाले अनंत मान है, एग्जैक्ट मान मेरे को नहीं पता, इसीलिए मैं के टर्म में मान लिया। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 के, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 के और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 के। इसका रोल हो गया खत्म। अब के तक पहुंचना है, तो के तक मुझे कौन पहुंचाएगा? जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कुल धनराशि, वो मुझे के तक लेके जाएगी। तो यहां पर कुल धनराशि कितना दिया है? 30 रुपया। ये मुझे के तक लेकर के जाएगा, ये इंफॉर्मेशन जो है ये मुझे के तक लेके जाएगा। इसका रोल खत्म। यहां से मैंने के टर्म में मान लिया, अब मुझे ये के तक लेकर के जाएगा। अब पहली बात, 1k प्लस 2k प्लस 3k बराबर 30 अगर किए हैं तो ये गलत है। समझ आ रहा है? ऐसा करके ही आपने के निकाला होगा 50, तब जाके आपने 15 बताया होगा सिक्कों की संख्या को, तो ये गलत है। ऐसा तब करते जब आपको प्रश्न में क्या बोला होता? कुल सिक्के कितने हैं? 30। जब प्रश्न में बोला होता कुल सिक्के 30 हैं, कुल सिक्के 30 हैं, तब आप बोलते कुल सिक्के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया और कुल सिक्के राइट हैंड साइड में। तब जाके मैं बोला कि सर 6k का वैल्यू कितना? 30। तब जाके मैं के क्या निकाला? 5। लेकिन आपको प्रश्न में कुल सिक्के बोला ही नहीं है, प्रश्न में क्या बोला है? कुल धनराशि बोला है। बराबर का मतलब क्या हुआ? बराबर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या होगा? सेम। समझ आ रहा है? बराबर का मतलब क्या? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही जानकारी लिखी गई हो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही जानकारी लिखी हो, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। 3 गुणा 2 बराबर 6, 4 प्लस 2 बराबर 6, दोनों साइड एक ही चीज लिखी है, लिखने का तरीका क्या है? अलग अलग है। लिखी दोनों साइड एक ही चीज है। देखो ना, 3 गुणा 2 बोलू या 6 बोलू एक ही बात है, 4 प्लस 2 बोलू या 6 बोलू एक ही बात है। तो मैं बोल रहा बराबर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही जानकारी लिखी होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कुल धनराशि। राइट हैंड साइड क्या है? कुल धनराशि। मुझे ऐसा करने में गलती क्या समझ में आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या लिख दिया? कुल सिक्के, और राइट हैंड साइड मैंने क्या लिख दिया? कुल धनराशि। इसीलिए गलत हुआ। जो बच्चे ऐसा किए थे उनका गलत क्यों हुआ? आप खुद पढ़ के देखा करो ना। ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड कुल सिक्के, और ये क्या है? कुल धनराशि। तो कुल सिक्के कुल धनराशि के बराबर कैसे हो सकते हैं यार? बराबर के दोनों साइड का मतलब दोनों साइड की जानकारी एक ही हो, लेकिन सर यहां पे तो कुल सिक्के हैं और यहां पे क्या है? कुल धनराशि। इसीलिए अपन इसको इक्वेट नहीं कर सकते। अपन को क्या करना होगा? यहाँ पे अपन को ये सिक्कों की संख्या जो है इसको धनराशि में कन्वर्ट करना होगा। ये सिक्कों की संख्या को धनराशि में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए थोड़ा व्यवहारिक एग्जांपल समझना। अगर मैं बोलूं आपके पास 2 रुपए के 8 सिक्के हैं, मान लो 2 रुपए के 8 सिक्के हैं। मैं बोलूं अगर आपके पास 2 रुपए के 8 सिक्के हैं, कितना धनराशि रखे हो आप? 16 रुपए रखे हो। कैसे निकला? 2 रुपया का कै ठो सिक्का? 8 ठो। कितना रुपया रखे हो? 16 रुपया। अगर मैं आपको बोलूं 5 रुपए के 4 सिक्के अगर आपके पास हैं तो कितना धनराशि है? 5 इंटू 4 यानी कितना? 20 रुपया होगा। अगर मैं आपको बोलूं 50 पैसे के 5 सिक्के आप रखे हो तो धनराशि कितना है? 50 इंटू 5 यानी कितना? 250। लेकिन किस में आएगा? ये पैसे में आएगा। सिंपल सी बात है ना यार। 2 रुपए के 8 सिक्के तो धनराशि रुपए में आया, 5 रुपए के 4 सिक्के धनराशि रुपए में आया, 50 पैसे के 5 सिक्के तो धनराशि किस में आएगा? पैसे में। 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे, टोटल कितना हो गया? 250 पैसा। 50 को 5 बार जोड़ने का मतलब 50 को 5 से गुणा, 2 को 8 बार जोड़ने का मतलब 2 को 8 से गुणा, 5 को 4 बार जोड़ने का मतलब 5 को 4 से गुणा। तो 2 रुपए के 8 सिक्के तो 2 इंटू 8, 5 रुपए के 4 सिक्के तो 5 इंटू 4, 50 पैसे के 5 सिक्के तो 50 इंटू 5। अब देखो 2 रुपए के सिक्के कितने? 8। धनराशि कैसे निकाले? 2 इंटू 8। 5 रुपए के सिक्के कितने? 4। धनराशि कैसे निकाले? 5 इंटू 4। 50 पैसे के सिक्के कितने? 5। धनराशि कैसे निकाले? 50 इंटू 5। तो वैसे ही 25 पैसे के सिक्के कितने? 1 के, तो धनराशि कितना? 25 इंटू 1 के। 10 पैसे के सिक्के कितने? 2 के, तो धनराशि 10 इंटू 2 के। 5 पैसे के सिक्के कितने? 3 के, धनराशि 5 इंटू 3 के। ये हो गया कुल धनराशि, जो कि प्रश्न में कितना है? 30 रुपया। लेकिन समस्या क्या है?
25 पैसे के सिक्के 1 के, तो ये धनराशि पैसे में है। 10 पैसे के सिक्के कितने 2 के, तो ये धनराशि पैसे में है। 5 पैसे के सिक्के कितने 3 के, तो ये धनराशि पैसे में है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट है पैसा और राइट हैंड साइड का यूनिट है रुपया। तो आप ज्यादा आसान क्या है, रुपया को पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा, तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 30 रुपया में 30 इंटू 100। अब ये भी पैसे में हो गया और ये भी पैसे में। ये ध्यान रखिएगा, 1 रुपया में होता है कितना पैसा 100 पैसा, तो 1 रुपया में 100 पैसा। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का डेटा किसमें है पैसे में। अरे मैं अगर बोलूं 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो धनराशि कितना है आपके पास 25 इंटू 4, 100 पैसा। 100 पैसा बोल रहा हूं, 100 पैसा। अगर मैं बोलूं 10 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 10 इंटू 8 80 पैसा। अगर मैं बोलूं 5 पैसे के 15 सिक्के हैं, तो 5 इंटू 15 75 पैसा। तो वैसे ही 25 पैसे के सिक्के 1 के हैं, तो धनराशि 25 इंटू 1 के, ये धनराशि पैसे में। 10 पैसे के सिक्के 2 के हैं, तो 10 इंटू 2 के। 5 पैसे के सिक्के 3 के हैं, तो 5 इंटू 3 के, ये पैसे में, ये पैसे में, ये पैसे में। ये पूरा धनराशि पैसे में और ये रुपए में। तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा। कैलकुलेशन कर लो, कुछ नहीं है इसमें। अब 25 के 20 के और 15 के कितना आ जाएगा, ये 60 के बराबर 30 इंटू 100। 30 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। के का वैल्यू कितना आया 50 के 50 आया, तो बता दीजिए फिर ये सिक्के कितने हैं 1 इंटू 50, ये 2 इंटू 50 और ये कितने 3 इंटू 50। समझ आ रहा है, इतना सा कैलकुलेशन है इसमें, बस समझ के करिए। और भी तरीके हैं, आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, वहां से भी बन जाएगा। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से भी प्रश्न का उत्तर आएगा। समझ आ रहा है। ये व्यवहारिक एग्जांपल्स लीजिए। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 8, 2 रुपए के सिक्के हैं 8, धनराशि 2 इंटू 8। 5 रुपए के सिक्के हैं 4, धनराशि 5 इंटू 4। 50 पैसे के सिक्के हैं 5, धनराशि 50 इंटू 5। तो वैसे ही 25 पैसे के सिक्के अगर 4 होते, तो धनराशि 25 इंटू 4 लिखता 100 पैसे, ऐसा लिखता। तो 25 पैसे के सिक्के हैं कितने 1 के, तो धनराशि 25 इंटू 1 के, ये धनराशि पैसे में। 10 पैसे के सिक्के कितने हैं 2 के, तो धनराशि 10 इंटू 2 के, ये धनराशि भी पैसे में। 5 पैसे के सिक्के कितने हैं 3 के, तो धनराशि 5 इंटू 3 के, ये धनराशि भी पैसे में। 25 पैसे के सिक्के हैं, इसीलिए धनराशि पैसे में ही आएगा। 25 पैसे के सिक्के अगर 10 होते, तो 25 इंटू 10 250 रुपया थोड़ी होता, ये 250 क्या होता पैसा होता। समझ आ रहा है। तो 25 पैसे के सिक्के इतने हैं, तो 25 इंटू 1 के, ये धनराशि पैसे में। 10 पैसे के सिक्के इतने हैं, तो 10 इंटू 2 के, ये धनराशि पैसे में। 5 पैसे के सिक्के इतने हैं, तो 5 इंटू 3 के, ये धनराशि भी किसमें पैसे में। तीनों को जोड़ा तो ये कुल धनराशि जो कि प्रश्न में दिया है 30 रुपया, लेकिन ये पैसे में, ये पैसे में, ये पैसे में। तो इस रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 रुपया मतलब कितना पैसा 30 इंटू 100। तो कुल धनराशि इतना पैसा जो कि प्रश्न में इतना पैसा दिया है। कैलकुलेट करके के निकाले, के निकला तो आप बता दीजिए 50, 100, 150 बनेगा। समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क लिखिएगा इसमें, ऑनलाइन में समझ आए, ये बाजू में लिख दिया हूं मैं, सिंपल से ये व्यवहारिक एग्जांपल्स लिख दिया हूं। और भी तरीके हैं, इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देते, के बाई 4 आ जाता। समझ आ रहा है, के बाई 5 आ जाता, ऐसे कर करके आ जाता। लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप पैसे में कन्वर्ट करिए। 30 रुपया को ज्यादा आसान है। 30 रुपया में कितना पैसा 30 इंटू 100। तरीके और भी हैं, अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा थोड़ा और, लेकिन फिलहाल इस तरीके को ध्यान रखिएगा, बन जाएगा। प्रश्न का मतलब समझ आ रहा है ना। अच्छा मान लो यहां पर ये 10 पैसे के सिक्के के जगह पे, ध्यान से समझिए, ये जो 10 पैसे का सिक्का है, ध्यान से समझना, ये 10 पैसे के सिक्के की जगह पे 1 रुपया का सिक्का होता। मान लो इस 10 पैसे के सिक्के की जगह पे 1 रुपया का सिक्का होता, तो 1 इंटू 2 के लिखते, लेकिन वो भी किसमें आ जाता रुपए में, तो उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करके किसमें कन्वर्ट करते पैसे में। समझ आ रहा है, जहां जहां रुपए वहां वहां पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
पूरा समीकरण या तो रुपए में होना चाहिए या तो पूरा समीकरण पैसे में होना चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लो ये 10 पैसे के जगह पे मान लो 1 रुपए का सिक्का बोल देता, मैं 10 पैसे के जगह पे 1 रुपए का सिक्का बोलता। अब 1 रुपए का सिक्का कितना है 2K, तो धनराशि क्या लिखते 1 इंटू 2K। जैसे मैं बोलूं 1 रुपए का 5 सिक्का, तो धनराशि कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 मतलब कितना 5 रुपया होगा ये। तो वैसे 1 रुपए का सिक्का 2K, तो धनराशि 1 इंटू 2K ये किसमें आ जाएगा रुपए में, तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 100 करके पैसे में कन्वर्ट करना पड़ता, क्योंकि पूरा समीकरण या तो पैसे में चलेगा या तो पूरा समीकरण रुपए में चलेगा। लिखिए, होमवर्क लिखिए किसमें, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:10 है, 3:4:10 है। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:10 है, 3:4:10 है। यदि थैले में कुल धनराशि 102 रुपए है, यदि थैले में कुल धनराशि 102 रुपए है, यदि थैले में कुल धनराशि 102 रुपए है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:10 है। यदि थैले में कुल धनराशि 102 रुपए हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बना लेंगे इसको। और आप जो प्रश्न पूछे थे मॉडुलस का, तो अभी मैं देखा मॉडुलस का रिजल्ट नेगेटिव कभी होता ही नहीं, इसीलिए उसका आंसर लिया है कि देखो 10वीं तक का स्तर का आप देखोगे ना, तो मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव पढ़ते हैं। मॉडुलस का रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका, मॉडुलस का रिजल्ट ये तो पॉजिटिव आएगा। अब लेकिन वो मॉडुलस का रिजल्ट को क्या दे दिया है, नेगेटिव दे दिया है आपको। लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो मॉडुलस का रिजल्ट कहीं पे नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको। आप बताओ ना, अगर मैं मॉडुलस में ये लिख दूं तो उसका उत्तर क्या देंगे आप, क्या देंगे इसका उत्तर, क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे ना। कोई भी मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा आप क्या देंगे, पॉजिटिव ही देंगे, हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा। मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिख दो आप, इसका फाइनल रिजल्ट आप क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। और उसमें नेगेटिव दे दिया है, इसीलिए बोला है कि इसमें कोई भी हल नहीं बनेगा इसका, ऐसा कुछ है उसमें। तो मॉडुलस का रिजल्ट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मॉडुलस का रिजल्ट कभी नेगेटिव नहीं होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। अब यहाँ पे मॉडुलस के अंदर एक्स वगैरह कुछ भी लिख दूं मैं और इसका रिजल्ट नेगेटिव बोल दूं और बताओ एक्स का मान क्या होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ग्राफ वगैरह का इसमें अप्लाई मेरे ख्याल से तो नहीं लगेगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है तो इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आपको ऐसा कुछ दे देगा मान लो और बोलेगा कि इसका वैल्यू ये है नेगेटिव में, तो एक्स क्या होगा, तो संभव ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। समझ आ रहा, संभव ही नहीं है, मॉडुलस का रिजल्ट ही हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसीलिए संभव ही नहीं है। क्या बोले आप, ठीक है 170 निकाल लिए क्या, बढ़िया, ठीक, बहुत सारे लोग का आ गया, ठीक है, बन जाएगा।